Giving a brief or a short introduction for today's topic, let's start with a new form, that is chapter number 2 of class 10th, that is the acid, base and salt. This is the chapter which you all know or which you have all discussed before in class 7th. In 7th standard, you just all know that about what are the pinpoints or what are the thread point for acid, base or salt, and that has its complete a short elaboration. It's not the complete or not the full. It's a short elaboration that is dealt in your chapter number 2nd of class 10th. And its wide application is better illustrated in class 11, that is the chemical and the ionic equilibrium. The application dealt in class 11 is to the means you can say that it is the best part, I believe, because in class 11th the topic chemical equilibrium or the ionic, acid, base and salt is the king for the chapter. Okay, and for today's not getting a wide means not going through much more of the topic in giving a introduction. Let's start the topic, and you will all know what exactly need to study in the chapter about what the compound which you all see in your day-to-day life, or what the compound which you use or what you eat is either acid, base or salt. Let's discuss about the chapter. See, तो इस चैप्टर में आपको क्या मिलता है? एसिड्स, पहला पॉइंट। तो हर वो चीज जो आप खाते हो कि क्या वो एसिड है या बेसिक नेचर का है या फिर वो सॉल्ट नेचर का है, तो उस चीज को आपको जानना चाहिए। दूसरी बात, पॉइंट क्या होता है जिस चीज को आपको जानना चाहिए? एसिड और एसिडिक नेचर दोनों में फर्क है, बेस और बेसिक नेचर दोनों में फर्क है। आप इस फर्क को अच्छे से जानना। देखो ये सब पॉइंट होता है ना, स्टेप होल्ड पॉइंट, कि जहां पे आप स्टेप कर रहे हो लेकिन आपको पता ही नहीं होता है, आप उस पर खड़े हो उस पॉइंट पे लेकिन आपको पता ही नहीं कि वो पॉइंट असलियत में है क्या। ठीक, तो उनके अलावा में एसिड और एसिडिक नेचर। दूसरी बात, एक होता है, एक टर्म आता है रेडिकल्स। तो रेडिकल्स जो होती है, रेडिकल्स जो बेसिकली हिंदी में उसको मूलक कहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एसिडिक नेचर की रेडिकल्स या फिर बेसिक नेचर की रेडिकल्स वो एग्जैक्टली क्या डिफाइन कर रहे हैं आपको वो जानना चाहिए। ये सब चीजें क्लास 6-7 में आप पढ़ चुके हो पहले से, रेडिकल्स वगैरह चर्चा पहले मिल जाती है, और उस समय से ही आप अपना बेस तैयार करते हो, तो आपको अब तक में फॉर्मूला की एक कंप्लीट इलैबोरेटेड फॉर्म मिल जाता है। कम से कम आपको मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स आपको 1000 से प्लस फॉर्मूला याद रहते हैं अगर आप लैंग्वेज केमिस्ट्री को कवर अप करते हो क्लास 7-8 से 6-7 से। तो टॉपिक में मिलता है क्या, एसिड्स होते क्या है। मैं जो पढ़ा रहा हूं उस चीज को समझना। देखो मैं कभी भी अपने जो फिजिकल मतलब कि तुम्हारा ये फिजिकल क्लास में जब इस टॉपिक को डील करता हूं, कभी भी आज से जितने साल से पढ़ा रहा मैं, तो उनमें चीजों में आपको यही बताता हूं। पहला, एसिड को डिफाइन करने के लिए 3 साइंटिस्ट थे, आर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेड लॉरी, लेविस और ब्रॉन्स्टेड लॉरी। इन तीनों ने एसिड और बेस को अच्छे से डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो इनके हिसाब से एसिड्स हैं क्या, एसिड्स और बेस। आज तक आपने जो भी चीज पढ़ा ना वो सारे आपने आर्हेनियस के बारे में पढ़ा। आर्हेनियस में ही अपना इक्वेशन तो बाद में उसको पढ़ना है, आर्हेनियस इक्वेशन को क्लास 11 में, लेकिन आर्हेनियस का ही एसिड का थ्योरी जो था उसको आप डील करते हो। क्या होता है कि एसिड्स आर दोज, वर्ड को ध्यान देना, एसिड्स आर दोज विच रिलीज H plus ion or H3O plus ion, that is H plus hydrogen ion, H3O plus hydronium ion, H plus H2O gives H3O plus। this is, तो क्या होता है कि
Acids are those which release H plus or H3O plus ion when dissolved in water. इतना बोल के आर्हेनियस साहब निपट गया. Releases H plus or H3O plus ion in water. ध्यान देना, इस वर्ड का बहुत वैल्यू है. इन्होंने वाटर का चर्चा किया था. पानी में एसिड्स तभी काम करेंगे जब वो पानी में होंगे. आर्हेनियस. बेस की बात करें तो बेसेस आर दोज विच रिलीजेस OH माइनस आयन, दैट इज नोन एज हाइड्रोक्साइल आयन. हाइड्रोक्साइल आयन व्हेन इमर्ज्ड इन वाटर. मतलब क्या कि पानी में ये जाने के बाद OH माइनस रिलीज करेंगे और इनसे इनकी टेस्टिंग होती है. तो आर्हेनियस की एसिड बेस सॉल्ट एसिड बेस थ्योरी खत्म. फिर बचता है क्या कि इसके बाद कौन साइंटिस्ट थे? लेविस. इन्होंने बोला कि ना, मैं नहीं मानता केवल क्या एसिड्स केवल वही होंगे क्या जिनके पास H प्लस हो. तो फिर अगर ऐसी बात है, इनकी एग्जांपल्स में आप देखें आर्हेनियस की तो H2SO4, HCl, HNO3 एटसेट्रा. तो ये सब सारे एसिड्स हो गए. बेसिस के लिए एग्जांपल में NaOH, MgOH होल ट्वाइस एटसेट्रा. लेकिन लेविस बोले कि नहीं, मैं नहीं मानता ऐसा कि केवल वही होंगे थोड़ी कि जिनके पास ये क्या नाम है H प्लस हो. इन्होंने बोला ना, एसिड्स या बेस वो होंगे जो इलेक्ट्रॉन को या तो लेंगे या तो देंगे. तो बात इलेक्ट्रॉन की चर्चा की. इनके लिए हुआ क्या? अब इनको जानने से पहले एक चीज जानना, ब्रॉन्स्टेड लॉरी की बात. ब्रॉन्स्टेड लॉरी ये क्या बोले? ये इलेक्ट्रॉन का, लेविस इलेक्ट्रॉन का चर्चा किए, तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी प्रोटॉन का चर्चा किए. प्रोटॉन प्रोटॉन देखो H प्लस है क्या? बेसिकली ये H प्लस है क्या? प्रोटॉन की तरह काम करते हैं. इसको प्रोटॉन ही कहते हैं, H प्लस को प्रोटॉन भी कहते हैं. ठीक है. तो प्रोटॉन, तो क्या बोला कि एसिड्स आर दोज विच आर प्रोटॉन डोनर. तो प्रोटॉन डोनर में केवल H प्लस ही नहीं आएंगे, केवल H प्लस ही नहीं, कॉमा कोई भी प्रोटॉन को ये रिलीज करने वाला हो जाएगा सारा. देखो अब ब्रॉन्स्टेड लॉरी की हिसाब से एसिड्स और कौन से हो सकते हैं? आप सोचो. आपके यहां पे प्रिंट आप चेक कर लो, सारे आपको मिल जाएंगे वहां पे. अब जब ये प्रोटॉन डोनर, तो क्या बोलता है बेसिस के लिए? यही बात, दीज आर प्रोटॉन एक्सेप्टर. प्रोटॉन एक्सेप्टर. बेसिस आर दोज विच आर प्रोटॉन एक्सेप्टर. मतलब क्या कि ये जो है वो ऐसे कंपाउंड है, बेस वो है कि जो कि प्रोटॉन अगर उनको मिलेगा तो वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगी. तो वो सब कहलाते हैं कौन सा? बेसिस. बात होती है क्या कि जब ब्रॉन्स्टेड लॉरी के हिसाब से आपको पता चल गया, तो लेविस के हिसाब से क्या बनेगा? तो लेविस क्या बोला? दीज आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर while bases are those which are electron donor. अब बोलोगे कैसे? आप NaOH में से अगर देखोगे, NaOH है, अगर उसमें से इमर्ज कर रहे हो तो क्या निकल रहा है? Na प्लस OH माइनस. तो OH माइनस बेसिकली है क्या? वो हाउ डज एन एटम गेन इट्स चार्ज? तो उस चार्ज की गेन प्रॉपर्टी वाली कहानी, या तो इलेक्ट्रॉन को निकालो या इलेक्ट्रॉन को दो. इलेक्ट्रॉन को अगर इंसर्ट करते हैं तो कौन सा चार्ज डेवलप होता है? पक्की बात है वो तो माइनस चार्ज है. जैसे माइनस चार्ज होती है तो माइनस चार्ज तो आपको सामने दिख रहा है, तो बोला इलेक्ट्रॉन डोनर, वो बेसिस होंगे. इसके अलावा एग्जांपल्स में ये क्या होती है? एग्जांपल्स में इसके एग्जांपल में एसिड्स वाले में AlCl3 हो गया. ये
चर्चा बहुत ध्यान से समझना पड़ता है। अब बोलोगे AlCl3 क्यों? AlCl3 अनहाइड्रस फॉर्म पे, वो भी अनहाइड्रस पे। ये चर्चा नहीं की कि पानी में ही होगा केवल, विदाउट पानी भी होते हैं जो एसिड सॉल्ट काम करते हैं, ठीक है। तो उसमें इतना जानने के बाद अब हुआ क्या, अब ज्यादा एक्सप्लेन भी करना सही नहीं है, मैं बोलूंगा क्या, इसके आगे बढ़ते हैं। ये हुआ एग्जांपल, सबके आपको मिल जाएंगे कंटिन्यूटी में, आप देख लो। बात होती क्या कि अभी भी एसिड्स के बारे में हम जान नहीं पाए, अभी तो बस एक डेफिनेशन फॉर्म मिला कि हाँ उसको आप जान बोले कि हाँ भाई एसिड्स वो होंगे जो H+ होंगे, या तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्टर होंगे, या तो इलेक्ट्रॉन को डोनर होंगे, या तो बेसिस वो होंगे जो इलेक्ट्रॉन का जो प्रोटॉन को डोनेट करेंगे, और ये एसिड्स वो होंगे जो प्रोटॉन को डोनेट करेंगे, और बेस वो होंगे जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे। ये पता है। इसके अलावा अभी तक जब फील नहीं आया कि एसिड्स होते क्या हैं, तो एसिड्स बेसिकली इनकी चर्चा करें। सोचो आप घर पे कहीं पे भी क्या करते हो, आप जब पीरियोडिक टेबल को पढ़ते हो तो उसमें क्या मिलता है, इधर दीज आर मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड। तो आज के बाद या फिर पहले के जो जितने अभी तक का वीडियो मैंने जहां जहां पढ़ाया, मैंने उसमें हर चीज को मेंशन किया, इस बात को एक्सप्लेन किया अच्छे से कि हाँ भाई अगर मेटल्स हैं तो वो बेसिक नेचर शो करेंगे, पक्की बात। तो मेटल्स जो हैं वो बेसिक नेचर शो कर रहे हैं, तो उनके ऑक्साइड भी बेसिक नेचर शो करेगी, और जैसे ही उस ऑक्साइड को पानी में मिला जाए तो बेस बन गया, तो वो कैसा, बेसिक। तो मेटल्स सारे कौन से, बेस की तरह काम करने वाले हैं, मतलब मेटल्स नहीं काम करेंगे, मेटल्स का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड वो बेस की तरह काम करेंगे। तो इनकी नेचर कैसी हो रही है, मेटल्स की नेचर बेसिक नेचर की हो रही है। तो मेटल्स के बारे में बात करें तो बेसिक। तो नॉन मेटल्स का जो भी चर्चा होगा वो सारे एसिडिक में कह सकते हैं, कंफर्म है, ठीक है। अब दिखाता हूं कैसे। नॉन मेटल्स की बात करें तो इधर से मैं बोलूंगा, आप देखोगे कि ये कंप्लीट सीरीज जो बनता है हमारा लास्ट वाला पीरियोडिक टेबल के अंदर में, वो कौन सा हुआ, नॉन मेटल नोबल गैस, उसको साइड करें। हैलोजेंस, उसके पहले कौन सा, ऑक्सीजन फैमिली, सॉरी हाँ, उसके पहले नाइट्रोजन फैमिली, उसके पहले कार्बन फैमिली। इन सारे का अगर देखा जाए, इनकी ऑक्साइड जो तैयार होंगी, पकड़ते हैं एक एक को। सी कार्बनिक ऑक्साइड, कार्बनिक कंपाउंड है, सॉरी एलिमेंट है। इस कार्बन का ऑक्सीजन के साथ मिलाया, क्या बनाया, CO2। इसी CO2 को अगर हमने पानी में डाला हाई प्रेशर पे, क्या बन गया, H2CO3। H2CO3 है क्या, एसिड, बात खत्म। आपको पता चलेगा कि हाँ भाई जो भी तुम्हारे मेटल्स, नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल्स उनके जो ऑक्साइड्स होंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक नेचर। ध्यान देना, मैंने एसिड नहीं लिखा, एसिडिक लिखा, दोनों में फर्क है बेटा जी, ध्यान दियो, सोचो। एसिडिक कहने का ये मतलब तात्पर्य रहा कि उनकी प्रॉपर्टी अगर उनको किसी भी टेस्ट करवाया जाए, इंडिकेटर टेस्ट आप चेक करते हो, तो पक्की बात है कि वो इंडिकेटर में इनकी रिजल्ट एसिड की तरह शो करेगी, एसिडिक नेचर होने की वजह से। अगर आप इनकी फिजिकल टेस्टिंग भी करते हो, कोरेसिव नेचर या फिर कोई भी चीज को, तो पक्की बात है ये एसिडिक नेचर के होंगे। डन। फिर बात आगे बढ़ाएं तो H2CO3 जो मिलता है, इसको कह दिया एसिड। अब एसिड की अगर प्रॉपर्टी गिना जाए तो इसकी एक खास प्रॉपर्टी क्या होती है कि एसिड्स हैज टेंडेंसी टू लूज हाइड्रोजन आयन, टू गिव H+ आयन। और ये जो टेंडेंसी है H+ आयन की रिलीज करने की, तो इसको कहते हैं क्या, H+ आयन रिलीजिंग टेंडेंसी। बेसिसिटी। तो एसिड की बेसिसिटी होती है,
एसिड्स, ये वर्ड और ये वर्ड, एसिड्स की बेसिसिटी होती है। अब क्या बोला कि और ये क्या इंसान बना रहा है, कुछ भी बनाया जा रहा है। बेटा जी मैं बता रहा हूं, आपकी जो प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हो उस प्लेटफॉर्म की मैं एक कंप्लीट सरफेस दे रहा हूं कि हां आगे जाकर आप गिरो नहीं इन सब चीजों को लेकर। तो पहले आपको संभालना पसंद कर रहा हूं मैं कि आप समझ जाओ कि चीजें क्या पढ़नी है। आपको पढ़ चुके हो भी, अगर मैं बता रहा हूं असलियत में ये सब चीजें पढ़ चुके हो पहले, तो चर्चा समझ लो। एसिड्स की क्या होगी, बेसिसिटी। अब मतलब क्या हुआ, अब देखो एक एसिड है, बाय द वे मानते हैं H2CO3 ही है, उसको पानी में डाला, हाइड्रोलिसिस करवाया, तो क्या हुआ, ये बनता है आयंस टूटता है H प्लस CO3 2 माइनस, ट्वाइस H प्लस और CO3 2 माइनस। तो कितने आयंस रिलीज करने की टेंडेंसी हुई इसकी, 2 H प्लस की। तो इसकी बेसिसिटी क्या हो गई, इस एसिड की बेसिसिटी वाली टेंडेंसी क्या हो गई, 2। और वर्ड ध्यान देना, अब एक एसिड का आगे दिखाता हूं मैं चीज यहां पे। अब देखो यही H2CO3 वापस अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस करता है तो क्या बनता है, H प्लस और HCO3 माइनस। इसको क्या कह दिया, H प्लस प्रोटोन बाइकार्बोनेट, इसको कहते हैं बाइकार्बोनेट, इसको कार्बोनेट। तो क्या हुआ ये चीज, ये हुआ प्रोटोन हमारा और ये हमारा तैयार हुआ कॉन्जुगेट एसिड। H2CO3 का ये तुम्हारा कॉन्जुगेट एसिड, सॉरी वेट बेस। देखो नीचे समझने से बेटर है आप ऊपर समझो, दिखाता हूं। अब समझते हैं यहां से चल के इसकी यहां से पता चला क्या कि H2CO3 की ट्वाइस H प्लस CO3 2 माइनस रिलीज कर रहा है, बेसिसिटी 2 हो गया। अब समझते हैं ऊपर में, यहां पे देखो मैं क्या बोल रहा हूं, क्या कि H2CO3 है, पानी में हाइड्रोलाइज करवाया तो क्या बनेगा, अगर माना जाए पार्शियल हाइड्रोलिसिस चल रही है H प्लस और HCO3 माइनस, कार्बोनिक एसिड प्रोटोन और ये हो गया बाइकार्बोनेट। तो इस बाइकार्बोनेट का क्या कहते हैं, इसको एसिड्स के रिस्पेक्टिव एसिड का चर्चा उसका रिस्पेक्टिव कंजुगेट बेस बनता है। वर्ड को ध्यान देना, एसिड्स के कंजुगेट बेस बनते हैं, ठीक है। अब इस कंजुगेट बेस के वापस अगर आपको फिर से हाइड्रोलिसिस पार्शियल करवाते हैं और क्या बनता है H प्लस और CO3 2 माइनस, CO3 2 माइनस, तो ये बन जाता है क्या, कॉन्जुगेट बेस फिर से। तो
जो इसी एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनाने का टेंडेंसी जो कहला रहा है, इसी पार्ट को कहलाता है इसका बेसिसिटी। कितने कंजुगेट बेस तैयार कर रहे हैं और ये कहलाएगा बेसिसिटी। जैसे इसका 2 हो गया, अब सुनना, H3PO4 हो गया, उसका देखो 3 निकल जाएगा। तो इन सब चीजों को लेकर आप काउंट लोगे तो ये कहलाते सारे एसिड, ये क्या नाम है, बेसिसिटी और बेस वाला पार्ट, एसिड वाला पार्ट। ठीक, बात किया जाए, अच्छा एसिड्स के टाइप तो आपको पता ही होगा शायद, मिनरल एसिड, और मतलब कि तुम्हारा मिनरल एसिड कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं, एक विद ऑक्सीजन वाला पार्ट, एक विदाउट ऑक्सीजन वाला पार्ट, ऐसा भी कुछ पढ़ा होगा। ऑक्सी एसिड, और फिर एक और वर्ड कहते हैं उसके लिए, एनऑक्सी शायद कुछ कहते हैं, मतलब कि ऑक्सी एसिड कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, और फिर जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है वो एक टर्म आता है। अब चीजें कुछ दे दूंगा चार्ट में, अगर देखना चाहो तो देख लेना आप उसको। तो वो चीजें, अब बात करते हैं एसिड्स की प्रॉपर्टी। अब तक मेरे को लगता है आपको समझ में आ चुका होगा। कहना क्या चाहा, अगर एक लाइन में बोला जाए तो एसिड्स क्या होते हैं, एसिड अपने H प्लस को लूज करते हैं ताकि अपना नेचर को शो करें, और उस नेचर को शो करने के बाद वो डिफाइन करते हैं क्या, अपना अपना बेसिसिटी को डिफाइन करते हैं। और उस बेसिसिटी का असलियत मतलब क्या है कि वो कितने कॉन्जुगेट बेस बना रहे हैं, बस। बात करते हैं अब बेस की। जब एसिड की बेसिसिटी होती है तो एक बेस की भी तो एसिडिटी होनी चाहिए, ठीक। तो इसी की बात करें बेस की, तो बेस किसके होंगे, मेटल्स के होंगे, बेसिक नेचर, बेसिक नेचर। अब इस बेसिक नेचर में से क्या कर रहा है कि मेटल्स, जैसे कि एग्जांपल कौन सा, सोडियम Na हो गया, इसको ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करवाया, क्या बना दिया, Na2O। मतलब ट्रीट करवाना क्या, मतलब जलाया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, उठा दे। ऐसे भी सोडियम है, सोडियम ऐसा मेटल है जिसको उठा के हवा में डाल दे, जल जाए भाई, जल जाना, धुआं निकल जाए, ऐसे कुछ Na2O निकल गया, ये इसका बेस तैयार हो गया, बेसिक ऑक्साइड। इसकी नेचर कैसी है, बेसिक, वर्ड ध्यान देना, बेसिक, बेस नहीं बेसिक। बेसिक क्यों, तो कैसा होगा, मतलब कि ये बेस की तरह ट्रीट करेगा लेकिन बेस है नहीं, ठीक है। अगर इसको पानी में डिजोल्व करें तो बेस तैयार हो जाएगा। अब इस Na2O को वापस अगर पानी में ठूस दिए तो क्या हो गया, NaOH तैयार हो गया, NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। हाँ, हाइड्रोजन क्या, पानी निकल जाए भैया, सोचो ना, पागल है क्या, वो बेस की तरह काम करेगा ये, या बेसिक नेचर का बेस की तरह काम कर रहा है, पानी के साथ मिला के NaOH, पानी निकल गया, एसिड बेस रिएक्शन की तरह काम तो कर रहा है, और की समझो, ये हमारे पास मिल गया बेस। अब ये बेस तो मिल गया, अब इस बेस की एसिडिटी क्या होगी ये डिफाइन करेंगे। मतलब कि क्या, इसके कॉन्जुगेट एसिड बनाएंगे, क्या करते हैं, Na प्लस और OH माइनस, कॉन्जुगेट एसिड तैयार कर लो, खुद से देख लो, पता चल जाएगा क्या हो रहा है। एक बेस हो गया, कॉन्जुगेट एसिड हो गया, बात खत्म हो गया, और थोड़ी कुछ करना है, बस खत्म कहानी। तो उससे कितनी टेंडेंसी है लूज करने की, कितना OH माइनस रिलीज कर रहा है, एक बेसिसिटी, एसिडिटी कितने हो गए, एसिडिटी 1, बस ये चीज। अब बोलोगे किसी भी एसिड्स की, या मतलब कि कहीं भी कॉन्जुगेट एसिड या बेस बनाने का तरीका क्या है, देखो क्या, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। H2O है, इसमें H प्लस ऐड कर दो, कॉन्जुगेट एसिड बनाने के लिए H प्लस एडिशन, और H प्लस का हटाना, रिमूवल। बेस बनाने का देखते हैं। देखो अगर H2CO3 है,
देखो सॉरी उल्टा लिखा आ गया मेरे से। हाँ 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 सही तो है, H प्लस एडिशन। देखो H2CO3 की कहानी है, आप क्या कर रहे हो, कंजुगेट एसिड की बात कर रहे हो, कंजुगेट बेस की बात करेंगे, ये एसिड है तो HCO3 माइनस क्या किया, एक H को हटा दिया। अब इस HCO3 माइनस का अब चर्चा करेंगे। अगर इसका एसिड कंजुगेट एसिड बनाना है, इस कंजुगेट बेस का, इस बेस का एक एसिड तैयार करना है तो क्या बना देगा, H2CO3 बना देगा। क्यों, हाइड्रोजन का अटैचमेंट कर दिया। और अगर बेस बनाना है तो क्या हो गया, CO3 2 माइनस, पानी का H प्लस ऐड कर दे, H3O प्लस बन गया, और ऐसे में OH माइनस हो गया। बस ये चीज, ये सबसे बेस्ट फॉर्म है जिससे आप समझ सकते हो एसिड और बेस को। इतना देर में आपने इतना कुछ जाना कि आप बहुत एसिड बेस सॉल्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो कहीं पे भी। फिर बात होती क्या कि एसिड बेस सॉल्ट तो आपको एसिड और बेसिस की कहानी तो आपको मिल गई, रिएक्शंस भी थोड़ा बहुत मिल गया। अब बात होती क्या, इसको आइडेंटिफाई करेंगे कैसे। देखो चैप्टर में मैं बता रहा हूं, चैप्टर थोड़ी सी इलैबोरेटेड फॉर्म होगी, पक्की है, लेकिन मैं बता रहा हूं जो भी चीज डील कर रहा हूं इस चैप्टर में वो बहुत काम की चीज है, रियलिटी बता रहा हूं, वो बहुत काम की चीज है। और मैं एक चैप्टर के हर एक पॉइंट को टच कर रहा हूं और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, जैसे कि आप एक भी कंसेप्ट आपकी छूटे नहीं, क्योंकि जो चीज आपको रियलिटी में जाननी चाहिए आपको वो चीज नहीं मिल पाती सब जगह। तो अगर उसको एक वीडियो में कॉन्साइज किया जा रहा है तो भाई पक्की बात है ना, आपके लिए सबसे बेस्ट तो है ना। अब देखो इसको, चलो ठीक है देखते हैं। बात होती है क्या, उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इंडिकेटर के थ्रू। इंडिकेटर्स, तो इंडिकेटर्स आर दोज विच indicators are those either dye or a compound which defines whether the given solution is either acidic or basic or neutral. neutral, acidic or basic. तो इस सब्सटेंस को अब इंडिकेटर जो है इसको तीन पार्ट में बांट दिया गया। कौन से, या तो नेचुरल फॉर्म पे, मतलब कि जो नेचर में प्रेजेंट है, सिंथेटिक जो कि मैनमेड है, और एक ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी देखो दो तीन टर्म को ना अच्छे से याद रखा करो, मैं जब भी क्लास 10 का ही पढ़ाता हूं तो उनको पढ़ा रहे क्या चीज, लाइफ प्रोसेस जब पढ़ाता है तो लाइफ प्रोसेस में ना आप वो टर्म को इतना अच्छे से क्लियर कर दो ना कि पक्की बात है ना कि आपको हर एक कभी डाउट ही नहीं पड़े। जैसे कि मैं उनको ये भी कहीं जहां रहता है मैं चैप्टर पढ़ाता हूं क्या कि उन लोगों को बोला क्या कि हेपैटिक किसको कहते हैं, हेपैटिक वाला पार्ट किसको, अब जितना जब पक्की बात है लॉब्यूल्स निकल रहे हैं, ट्यूब्यूल्स निकल रहे हैं, उन सब चीज को कैसे मानोगे कि कौन सी चीज है, बोल दिया सिस्टिक डक्ट क्या हो गया, रीनल क्या हो गया, बहुत सारी चीजें हैं, तो उनको कैसे डील करते हैं, तो उनके लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, तो उन टर्मिनोलॉजी को अच्छे से आप समझते हो तो चीजों को माइंड पे ना बहुत अच्छा इंपैक्ट क्रिएट होता है कि एक पिक्चर तैयार होने लगती है कि हाँ भाई यहां का है बोलेगा पक्की बात है ये होगा। तो सोचो सिंथेटिक, अब इसमें क्या होता है कि ऑल फैक्ट्री बोला, ऑल फैक्ट्री मतलब क्या, स्मेल को लेकर ऑर्डर, ऑल्फैक्टरी ऑर्डर। अब देखो ऑप्टिक बोला, ऑप्टिक मतलब आंख की कहानी कर देते हैं, ऑडिटरी कान का मतलब ईयर वाली पार्ट, फिर हो गया तुम्हारा रीनल किडनी। अब ये सब चीजें बताऊंगा उसमें, लाइफ प्रोसेस आप कभी देखना तो उसको बताऊंगा। बात होती है नेचुरल इंडिकेटर्स, तो नेचुरल इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, उसमें हो गया तुम्हारा पहला लिटमस आ जाता है, लिटमस हो गया, फिर अनियन हो गया, रेड कैबेज हो गया, बहुत सारी चीज आपको चार्ट में दे रहा हूं, अब देख लेना, इन सब चीजों को फालतू कहां है और कुछ नहीं। हाँ इंडिकेटर्स में जो देगा एग्जाम में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके स्कूल्स में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम है वो मैं बताऊंगा कि कहां से क्वेश्चन सवाल करेगा, वो पक्का करता है, मैं लिख के दे रहा हूं। मेरे को पता है यार, पक्की बात है कि हर जो भी पढ़ा रहा है, मतलब कि मैं अकेला नहीं, जो भी पढ़ाते हैं जो भी आज तक में इतने में जो पढ़ा रहे हैं उनको सबको पता होता है, आइडिया होता है, जो पहले से पढ़ा रखे हैं उनको सबको आइडिया होता है कि हाँ असलियत में क्या सवाल करता है, एक टीचर की माइंडसेट क्या होती है, उनकी उनकी अप्रोच किस डायरेक्शन में जाती है, आप वो सब जानते हैं। तो पक्की बात है उनको भी पता होगा कि हाँ असलियत में, और आप अगर एक तरह से आप स्टूडेंट हो तो उनसे क्या ग्रैप्स करना आपको पता होना चाहिए। तो लिटमस हो गया, फिर उसके बाद क्लोव हो गया, हल्दी, टर्मरिक, एक्सेट्रा, क्लोव भी है,
क्लोव ऑयल एक्सेट्रा, ये कहानी है। अब सिंथेटिक की बात करें, सिंथेटिक में दो पार्ट, दो है खास, फिनॉल फेथिलीन, मिथाइल ऑरेंज। इनको ना यूनिवर्सल इंडिकेटर भी कहते हैं। अब देखो, एक दो तरह के इंडिकेटर होते हैं, एक होता है कौन सा, सिंपल, और एक होता क्या, यूनिवर्सल। दोनों में फर्क क्या है? सिंपल इंडिकेटर्स होते हैं जो तुम्हारा एसिड या बेस को बता देंगे कि वो एसिडिक है या बेसिक, ठीक है। और एक चीज और बता दूं, अच्छा छोड़ो, हाँ, वो क्या होता है कि एसिडिक होगा या बेसिक आपको पता चलेगा। लेकिन यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है कि वो उसकी स्ट्रेंथ को भी डिफाइन कर रहा है। यूनिवर्सल इंडिकेटर का काम क्या हो गया कि वो उसके स्ट्रेंथ को भी डिफाइन करने लगे कि हाँ भाई उसकी कलर डार्क ज्यादा है, लाइट ज्यादा है, कैसा है, उन सब चीजों को डिफाइन कर रहा है। तो दैट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर। उसमें तुम्हारा कौन सा, फिनॉल फेथिलीन आता है, मिथाइल ऑरेंज आता है, ये दोनों। और फैक्टर की बात करें, इसमें होता है क्लोव ऑयल, सबसे खास चीज होता है ये क्लोव ऑयल, जो कि स्मेल चेंज करता है अपना, स्मेल इसकी पंगिनेस या फिर पंजेंट स्मेल आती है, तो वो या फिर कोई भी कैसा जो स्मेल आएगा, वो सब चीजें और फैक्टर इंडिकेटर्स में आते हैं। तो इतना इंडिकेटर्स के बारे में चर्चा करें। अब इसी इंडिकेटर्स में क्या होता है कि इनका कलर को लेकर सवाल करते हैं कि एसिडिक में कैसा, बेसिक में कैसा। तो याद रखना एसिड और बेस को लेकर, फिनॉल फेथिलीन बहुत ही पिंकी पिंकी टाइप का होता है, और ये अगर एसिड में डल गया तो ये कलरलेस होता है। सैंपल आपको दिखा, हम लोग लैब में जो थे, लैब में इस चीज का काफी आज भी टेस्टिंग करते हैं। कभी भी ना टाइट्रेशन प्रोसेस जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग, आप बैचलर की डिग्री जब करते हो तो उसमें आपको बैचलर क्या, आप 11th-12th में घुसते हो, वहां पे टाइट्रेशन भर भर के मिलेंगे, पक्की बात है, लैब में आपको काम करना पड़ेगा। तो वो टाइट्रेशन के टाइम पे आपका फिनॉल फेथिलीन का इस्तेमाल या फिर मिथाइल ऑरेंज का इस्तेमाल, वो सब जगह वहां पे यूज होता ही होता है, ताकि आपसे पता चलेगा कि हाँ भाई उसकी कंसंट्रेशन क्या है, वो चीज। तो एसिड क्या हो गया, कलरलेस, और जबकि बेस में पिंक। सेम कहानी मिथाइल ऑरेंज के साथ, मिथाइल ऑरेंज। ये पार्ट को याद रखना मैं बोल रहा हूं क्योंकि ये आप एग्जाम में पूछेगा, बोर्ड्स में पूछे ना पूछे, लेकिन स्कूल के एग्जाम्स में पक्के पूछते हैं, पक्की बात है, बोर्ड्स में शायद ही पूछे। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज में पार्ट क्या हो गया कि इसमें एसिड वाले पार्ट में रेड और इसमें येलो। मैं बोल रहा हूं बार बार, रेड येलो ये सब याद रखना। एसिड में लाल, बेस में पीला, लाल पीला लाल पीला। ब्लैक एंड येलो जो पढ़ता है वो गाना सुना है ना विज खलीफा, ब्लैक एंड येलो, तो उस ब्लैक एंड येलो की जगह आप रेड एंड येलो यूज कर लो, याद हो जाता है। एसिड बेस ऐसे बोलते हैं, एसिड बेस, और वैसे में ब्लैक एंड येलो याद रहता ही है, तो ब्लैक की जगह हटा के रेड कर दे, येलो तो येलो हो गया, बात बराबर हो गया, तो याद भी हो गया। मिथाइल ऑरेंज याद हो गया, मिथाइल ऑरेंज कैसा हो गया, उसका रेड येलो, तो ठीक है। तो इंडिकेटर वाला पार्ट खत्म। अब पॉइंट बनता है क्या, एसिड मिल गया, बेस मिल गया, एसिड्स बनते कैसे हैं, देखो टाइप ऑफ एसिड की बात करें, टाइप ऑफ एसिड्स मैं आपको चार्ट दे रहा हूं, आप चार्ट देख लो कि टाइप्स ऑफ एसिड कितने टाइप के डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। उसी में डिफाइन कर लेना लेविस कौन से हैं, ब्रॉन्स्टेड कौन से हैं। आपको बता चुका हूं लेविस के स्ट्रक्चर क्या है, लेविस का मतलब क्या है। लेविस मॉडल में ये बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टर या डोनर एसिड के लिए, सोचो, अरे नहीं आता ना, देखो कैसे करते हैं, देखो याद करना, ब्रॉन्स्टेड लॉ याद करना, ठीक है। ब्रॉन्स्टेड लॉ क्या बोलता है, वो बोलता है क्या कि एसिड्स आर दोज व्हिच आर प्रोटॉन डोनर। जैसे ही बोल दिया प्रोटॉन डोनर एसिड्स के लिए, तो बेस के लिए याद रखना कि लेविस एसिड में, सॉरी लेविस एसिड में याद करना कि ये सब होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जस्ट उल्टा, प्रोटॉन डोनर तो एसिड्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और जस्ट उल्टा ऐसा ही देखो, एसिड में प्रोटॉन डोनर तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, बस ये पार्ट को याद रखना, ये फिर याद रहेगा। अब आप डिफाइन कर लेना सबको, चार्ट है, चार्ट देखते रहना, ठीक।
अब बात होती है कि एसिड्स की प्रिपरेशन, एसिड्स की प्रिपरेशन की बात करें तो एसिड कैसे प्रिपेयर होते हैं वो बता चुका हूं मैं आपको पहले भी कि कोई भी ये नॉन मेटल का पकड़ो, नॉन मेटल का ऑक्साइड पकड़ा, क्या बन गया C+O2, CO2 बन गया, पानी में डाल दिया H2O प्लस CO2, क्या बन गया H2CO3, डन है। अब देखो आयंस में तोड़ने आना चाहिए आपको, मैं बता रहा हूं इसलिए क्यों ना, देखो जब तक आपके पास रेडिकल्स आपको याद नहीं है ना, रेडिकल्स आपको नहीं याद आ रहे तो पक्की बात है आप कुछ नहीं कर पाओगे। और अगर रेडिकल्स आ रहे हैं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए बहुत आसान है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पूरी केमिस्ट्री आपके लिए आसान है, क्योंकि आप ना रेडिकल्स तोड़ना सीख गए तो आप रिएक्शन को कैसे प्रोसीड करते हैं आगे वो आप जान दोगे। फिर देखो नेक्स्ट कंपाउंड कार्बन हो गया, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ मिलाया, क्या बन गया N2O5, ठीक है। अब इस N2O5 को बीच का प्रोसेस है और भी प्रोसेस है, मैं बता रहा हूं, डायरेक्टली नहीं बनता है लेकिन बनता है ऐसे ही N2O5 से, इतना इतना प्रोसेस में सबको देने लगा फिर हो गया ना बहुत कुछ, मुझे यार थोड़ा सा समझो, बोला कैसे हो रहा है क्या बकैती कर रहा है इंसान, नहीं बता रहा हूँ सही, जो बता रहा हूँ सही बता रहा हूँ। N2O5 को पानी में डाला क्या बन गया HNO3, जिनको शक रहे जाके चेक कर लेना, मिल जाएगा यही चीज मिलेगा पक्का है। कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हटा दे, ऑक्सीजन तो लग ही रहा है। एक कंपाउंड है उसके बारे में सर्च करना, OF2, बड़ा इंटरेस्टिंग कंपाउंड है, कभी सर्च करना इसके बारे में, मिलेगा बहुत कुछ पढ़ना। अब देखते हैं इस N2O5 के बाद क्या होगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, ये F2 प्लस H2 क्या बना देगा HF, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ऑक्सीसेड क्या, नहीं ऑक्सीसेड नहीं है, ऑक्सीसेड के अलावा एक और जो होता है वो है, ध्यान देना, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, अब कहानी खत्म। Cl2 के साथ लिया मिल गया, अच्छा सुनो इसके अलावा, हाँ बस सही है, Cl2 के साथ मिल गया तो क्या बन गया HCl ट्वाइस, बस तो एसिड तैयार हो गया। कैसे कैसे हो गया, इसकी बेसिसिटी आप निकाल लोगे, हाँ एसिड की बेसिसिटी निकाल लोगे, कैसे स्ट्रेंथ है कितने, जितना H प्लस होगा वो रिमूवेबल होता है मैक्सिमम टाइम, वर्ड पकड़ना मैक्सिमम टाइम, हमेशा नहीं, रिप्लेसेबल उसको कहते हैं रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। फिर होती बेस की प्रिपरेशन, अच्छा एक चीज और, P2O5 की कहानी, P2O5 प्लस H2O क्या बना देगा H3PO4, सर्च करना है इसके बारे में, बहुत काम का चीज है ये। अब बेसिस कैसे तैयार होते हैं, सोडियम पोटेशियम, अच्छा सॉरी इधर से कर लेते हैं, Na+O2 क्या बना दिया Na2O। अब इस Na2O को पानी में वापस मिला दिया, बेसिस का प्रिपरेशन, पानी मिला दिया क्या बना दिया NaOH, अब वापस K के साथ लगाया O2 K2O, अब K2O को वापस पानी मिलाया क्या बन गया KOH, सेम कहानी Mg के साथ कर दो, Mg+O2 MgO, मैग्नीशियम रिबन बर्न, ये तो पढ़ा ही होगा, मैग्नीशियम रिबन कैसे बर्न करता है डिस्टिलिंग फ्लेम के साथ, सब चीजें हैं। पता है आप लोग को चैप्टर ना अगर स्लीप बताएं तो इस चैप्टर जो क्लास 10th वाला चैप्टर है एसिड बेस सॉल्ट, इसमें ना आपको चीजों को वो बताना चाह रहा है, अगर आप सीबीएसई के हिसाब से पढ़ना चाहो एनसीईआरटी के बेसिस पे तो आपको क्या कहना चाहता है, वो बताना चाहता है ना कि कैसे किसी गैस जो इवोल्यूशन होगा उस गैसेस का टेस्टिंग कैसे है या फिर कलर चेंज क्या है, वो सब चीजों को बताना चाहता था। अब इस MgO को वापस पानी में मिला दिया, क्या बना दिया MgOH होल ट्वाइस, इस तरह से एल्युमिनियम का, और फिर जितना आप निकालना चाहो निकाल सकते हो, ठीक। फिर बात होती क्या मेटल्स, एसिड रिएक्शन विथ बेसिक ऑक्साइड। तो एसिड में एग्जांपल 3 एग्जांपल इस्तेमाल कर लो, H2CO3 हो गया, HNO3 H2SO4 हो गया, और
HNO3 ले ले फिर, हाँ 3 के साथ ना कर, HCl यूज कर लो। ठीक, बेसिक ऑक्साइड के साथ, अच्छा पहले कर लेते हैं विथ मेटल्स, मेटल्स के साथ। तो मेटल्स में क्या होगा, इसी एसिड को सोडियम के साथ पटक दो, इसके साथ किसको कर दो, कैल्शियम को पटक दो, इसके साथ किसको कर दो, पोटेशियम के साथ कर दो, क्या बन गया। देखो आयंस तोड़, कौन सा आयंस टूटेगा, H प्लस CO3 2 माइनस। तरीका है बेटा, ये सब तरीका होते हैं। अब दो प्लस को माइनस पसंद है, लेकिन इसके पास क्या रहेगा, प्लस रहेगा। ठीक, ये भी प्लस रहेगा, 2 प्लस, ये प्लस। इसको माइनस पसंद है, माइनस है नहीं यहाँ पे। इसको माइनस को प्लस पसंद है, क्या करेगा, ये Na2CO3 बना देगा, साथ में हाइड्रोजन गैस। क्या बनाता है, क्या मेटल्स, इसका लाइन लिख लेना, मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म रिस्पेक्टिव मेटालिक सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इवोल्यूशन। इसी हाइड्रोजन गैस का कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, पॉपिंग साउंड, जब बर्न करते हैं तो पॉपिंग साउंड आता है। और अगर एंड दिस इज हाईली एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है कि जिसमें हीट का रिलीज हो। दूसरी बात, ये स्पॉन्टेनियस एंड एक्सप्लोसिव की तरह काम करता है, बहुत ज्यादा मतलब कि आवाज के साथ देता है, तो ये थोड़ा डेंजरस है, ध्यान देना। अब इसकी कहानी H प्लस SO4 2 माइनस, डन। अब इसके साथ लगाओ, क्या बन गया, प्लस के साथ माइनस CaSO4 कंप्लीट हो गया, उसके साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल दिया। अब देख H प्लस Cl माइनस हुआ, के साथ Cl लग गया, हाइड्रोजन गैस निकाल दिया। अब एक रिएक्शन को ना इतना आसान कर दो ना कि आपको खुद से पता चल जाएगा। देख खुद से आप बता रहे हो कि हाँ क्या चीज है, यहाँ H प्लस CO3 2 माइनस, H प्लस SO4 2 माइनस, H प्लस Cl माइनस, तो ये चीज, तो ये कहानी है। अब इसके जगह पे अगर मैं हटाऊं और बोलूं कि विथ मेटेलिक ऑक्साइड या बेसिक ऑक्साइड, तो क्या होगा, बेसिक मेटेलिक ऑक्साइड। देखो अब मेटेलिक ऑक्साइड तो पता ही है कौन से होंगे, जैसे कि Na2O, K2O, CaO, ठीक है। क्या बोला था, प्लस माइनस की तरह काम कर, Na प्लस O2 माइनस, K प्लस O2 माइनस, Ca2 प्लस 2 माइनस। आयंस में तोड़ना सीखो बेटा, जब तक आयंस नहीं तब तक रिएक्शन आगे बढ़ेगा नहीं, तो समझें। देख प्लस को माइनस पसंद है, लगा दे, Na को लगा दिया, उसके साथ लग गया Na2, लग गया CO3 बन गया पानी, और साथ में O है, H है, मिलकर क्या बना देगा, पानी 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 पानी। ये हुआ K2 CO3 2 माइनस, हो गया। देख सॉरी CO3 का है SO4, इसमें देख Ca है, ये बना देगा CaCl2। बोलो नहीं आ रहा है, 9th पढ़ाई कर लो बेटा फिर से, कैसे कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। जब तक वो नहीं तब तक आगे बढ़ेगा नहीं। हाँ चल, एसिड की कहानी डन है, आगे देखते हैं। एसिड की रिएक्शन इतनी मिल गई, मेटल्स के साथ हो गया, मेटल ऑक्साइड, सॉरी एसिड का, हाँ एक वर्ड आता है एम्फोटेरिक। देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, दीज आर द ऑक्साइड्स, या फिर एम्फोटेरिक एलिमेंट्स, दीज आर द एलिमेंट, अगर ऑक्साइड की बात करें तो ऑक्साइड, दीज आर द ऑक्साइड्स व्हिच हैज द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ ईदर मेटेलिक ऑक्साइड मतलब बेसिक ऑक्साइड और द एसिडिक ऑक्साइड। मतलब क्या, जो एसिड और बेस दोनों की तरह काम करे उसको कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एग्जांपल में कौन सा है, AlCl3 है, ZnO है, इस दोनों सॉरी Al2O3, AlCl3 नहीं, Al2O3 एंड ZnO। इस बात को अच्छे से याद कर लेना, Al2O3 और ZnO ये तुम्हारा दोनों किसकी तरह काम करते हैं, इधर एसिड की तरह भी काम करते हैं और बेसिक की तरह, और इसी को कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड व्हिच एक्ट्स बोथ एज एसिड एज वेल एज अ बेस। तो इनके साथ अब देखो एक ले लिया कौन सा, HCl, और कौन सा ZnO। फिर से क्या किया, HCl किसके साथ, Al2O3, रिएक्शन प्रोसीड करें, क्या बना देगा, ZnCl2, और साथ में पानी,
बोला ये तो कॉमन ही हो गया, मैं तो मान लिया ऐसे ही, ऐसे थोड़ी होता है। देखो आगे दिखाऊं, मैं नहीं मान रहा, कैसे नहीं मान रहा, देख बैलेंस करना खुद से कर लेना, बैलेंस बता रहा हूं। अब देख ये ZnO एसिड की तरह काम तो कर दिया, अब बेस की तरह देख लें, ZnO को NaOH के साथ कर दिया, यूनिवर्सल बेस की तरह काम कर रही है, सब जगह लग जाता है यार कहीं भी, जब मन किया HCl लगा दिया, जब मन किया NaOH लगा दिया। देख इसको क्या बनाता है, सोडियम जिंकेट। इस रिएक्शन को याद रखना प्लीज बेटा जी, बता रहा हूं बहुत काम का होता है। पानी बोलो ये ऐसे कैसे कर दे रहे हो, मैं बता रहा हूं क्यों। बेस सॉरी एसिड बेस, एसिड बेस दोनों में काम कर गया, चेंज चेंज। यहां पे क्या सा हो गया, बेसिक, हाँ एसिडिक, यहां पे कैसा बेसिक, यहां पे कैसा अभी तो बेसिक। आगे देखते हैं NaOH के साथ क्या बना देगा, NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट और साथ में पानी 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 पानी। ये कौन सा हो गया, सोडियम जिंकेट। इसी से जिंकेट आयन तैयार हो जाता है, इससे एल्यूमिनेट आयन तैयार हो जाता है। एल्यूमिनेट आयन से आप याद कर लोगे एल्यूमिना वाला पार्ट, जो कि मेटल नॉन मेटल मैंने चैप्टर डाल रखा है, मेटल नॉन मेटल आप पढ़ लेना प्लीज। उसमें एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स आते हैं, उसमें आता है सोडियम एल्यूमिनेट भी आता है, और फिर क्रायोलाइट आता है Na3AlF6, और उसके अलावा तुम्हारा एल्यूमिना आता है Al2O3। तो वो चीज है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड के साथ क्या हो गया, एसिड्स एंड बेस रिएक्शन लिख ले बेटा, एसिड्स एंड बेस रिएक्शन विद एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये कंप्लीट मिलेगा आपको रिएक्शन। इस रिएक्शन को अच्छे से आज याद रखना, मैं बता रहा हूं बहुत काम का चीज है। चलो चलो फिर चलना फिर अगली घड़ी, चलो आगे देखें। अब इस एसिड की बात करें, इस एसिड की कहानी किसके साथ, एसिड की प्रॉपर्टी तो खत्म मेरे को लगता है जहां तक, और कुछ तो बचता नहीं है। हाँ आगे बढ़े। अब होती बेस की रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ बेस विथ एसिडिक ऑक्साइड। बेस पकड़ो कौन सा, NaOH किसके साथ। अच्छा पता बेस के इस्तेमाल कहां का, अच्छा बताएंगे इस्तेमाल तो बताएंगे, बाकी है किसके साथ कर रहा है, एसिडिक ऑक्साइड कौन सा यूज कर ले, हाँ CO2 के साथ कर लो, क्या बना देगा बेटा, कुछ सोचो ना, क्या ये Na2CO3 फिर से बना सकता है क्या, सोचो ना। हाँ और साथ में पानी पानी पानी, डन। हाँ तो देखो एसिडिक ऑक्साइड या फिर कौन सा नॉन मेटल ऑक्साइड, ये तो कर सकते हैं यार। अब तो इतना कुछ बता दिया कि बेटा आप लोग तो 30 मार्क कहां बन गए हो, इतना कुछ केमिस्ट्री का। अब देख ये इतना तैयार हो गया, अगर MgOH के साथ पकड़ ले, MgOH होल ट्वाइस क्या बनेगा, किसके साथ, CO2 के अलावा SO2 को इस्तेमाल कर ले, क्या बन गया, MgSO4 साथ में पानी पानी पानी। पहले MgSO3 बनेगा फिर MgSO4 बनता है, जैसे H2SO3 के बाद। सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन वाली पार्ट से ही समझते हैं इसको भी, छोड़ो वो सब बातें बहुत कुछ है बाद में, तो इतना डन है। अब इसके बाद होता है क्या, एसिड्स की हाइड्रोलिसिस, एसिड्स हाइड्रोलिसिस और बेस की हाइड्रोलिसिस। मतलब क्या कहना चाहा कि अगर एसिड को पानी में डाले तो क्या बनेगा, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। देखो देख एसिड को अगर पानी में डाले तो क्या बनेगा,
और बेस को अगर पानी में डाले तो क्या बनेगा, खुद सोचो, ये पहले बता चुका हूं, अब सोचो कैसे। HCl को पानी में डाला, क्या बनेगा, H प्लस और Cl माइनस, हाँ ऐसा वाटर, ठीक है। और अगर इसी की कहानी आगे बढ़ाया जाए तो H2 प्लस Cl2 बन जाता है, ठीक है। सेम कहानी, ये कैथोड रिएक्शन एनोड रिएक्शन वाली पार्ट है, हटा इसको। अगर ये आयनाइजेशन वाली पार्ट है, आयोनाइज कैसे करता है, यही कहानी। H2 से 4 का देखो, H2 से 4 को पानी में डाला, H2O में क्या बन गया, H प्लस और SO4 2 माइनस। लेकिन ये H प्लस नहीं रहता, ये H3O प्लस बन जाता है। ये आपको पहले डिस्कस कर चुका कैसे होता है चैप्टर के, फिर से स्टार्टिंग वीडियो को स्टार्ट कर लो, बैक करके फिर से देख लो। अब देखो सेम कहानी H2CO3 के साथ करेंगे तो क्या करेगा, H2O डाला, H प्लस H3O प्लस प्लस CO3 2 माइनस, तो ये पता चल गया। फिर कहानी बेस की बात करें, बेस में MgOH होल ट्वाइस, क्या करेगा ये सोचो, M पानी में डाला, क्या बन गया, Mg2 प्लस प्लस OH 2 माइनस, डन। AlOH होल थ्राइस की बात करें, क्या बनेगा, पानी में Al प्लस 3 प्लस, क्यों, इसकी वैलेंसी लिख रहा हूं भाई, बस उसको और कुछ नहीं कर रहा, बस वैलेंसी लिख रहा हूं। अब सोचो, और OH माइनस, ओह सॉरी OH एक ही माइनस होता भाई, वहां पे गलती से लिखा गया। हाँ, फिर NaOH की बात करें तो क्या हो गया, H2O Na प्लस और OH माइनस, डन। तो ये एसिड और बेस के हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट हो गया, क्लियर हो गया। अब बोला जाता है क्या कि बेस का यूज कहां है। बेस के यूज की बात करें तो बेस का कहानी देखो, पता क्या, जितने भी आप एंटी एसिड यूज करते हो, मतलब कि क्या, खाना खाया रात में, पेट में एसिडिटी हो गया तो आपको क्या पीना पड़ता है, कुछ इनो इस्तेमाल करते हो। बेसिकली इनो को जाके पीछे में चेक करना, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड रहता है वहां पे, एज अ बेस की तरह काम करता है। या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको मॉम कहते हैं, मॉम ऑफ केमिस्ट्री, वो इसका इस्तेमाल करते हैं। वो क्या है, माइल्ड बेसिक नेचर का चीज है और वो आपके पेट को बहुत अच्छे से एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवाता है। अब इसी रिएक्शन को समझते हैं, देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहता है क्या, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर they form salt and water, reversing the condition they may get reversed। मतलब क्या, अब देखो आपस में ये आयन एक्सचेंज करते हैं, जो बता चुका हूं आपको यार। देखो अगर बोलोगे एक एसिड है, कौन सा, देखो पकड़ो, HCl किसके साथ, NaOH के साथ, क्या बन गया, NaCl प्लस H2O। बोलोगे कैसे कर दिया ये इंसान, मैं तो नहीं कर पा रहा, देख ऐसे, HCl को तोड़ो H प्लस Cl माइनस पे, हाँ या ना, जस्ट बताया था। NaOH को तोड़ो Na प्लस OH माइनस पे। अब देखो प्लस को माइनस पसंद है, माइनस को प्लस पसंद है, एक दूसरे साथ भेज दिया, पानी निकाल दिया, बात खत्म। इट्स सो सिंपल। H2SO4 प्लस CaOH होल ट्वाइस बना दे, क्या बनेगा, देख H प्लस SO4 2 माइनस, Ca2 प्लस OH माइनस, प्लस को माइनस पसंद है, माइनस को प्लस पसंद है, तो क्या बन गया, CaSO4 और पानी। तो ये हुआ एसिड बेस रिएक्शन। ये सबसे आसान चीज है, आप इस तरह का रिएक्शन भर भर के बना सकते हो। अब तो आपको बहुत कुछ पता चल चुका है, अब देखते हैं आगे। अब बात होती है कि कुछ एसिड्स हैं जो आपके बुक्स में दे रखे हैं, जैसे कि तुम्हारा टाइटेरिक एसिड या फिर लैक्टिक एसिड या फिर सिट्रिक एसिड या फिर कार्बोनिक, इस तरह का। उसके अलावा एक पॉइंट, व्हाइट वॉशिंग की बात करें, व्हाइट वॉशिंग में कौन सा रिएक्शन प्रोसेस फॉलो करता है वो भी देख लो। व्हाइट वॉशिंग में, व्हाइट वॉशिंग देखो क्या होता है, अच्छे से लिख दे भाई थोड़ा सा। व्हाइट वॉशिंग में क्या होता है, घर में चूना जो पेंट ये सब होता है ना, उसमें चूना वाला पार्ट में देखो क्या होता है, चूना, कैल्शियम को पानी में डाला, ऑक्सीजन में डाला तो क्या बन गया, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। नामकरण तो आपको अच्छे से पता है, कैल्शियम ऑक्सीजन कैल्शियम ऑक्साइड बनाया। इस कैल्शियम ऑक्साइड को वापस
अगर पानी में डालते हैं तो बनाता है क्या, CaOH होल ट्वाइस स्लेक्ट लाइन। इस CaOH होल ट्वाइस को, स्लेक्ट लाइन को आप CO2 के साथ इसी को पानी में डाल के तैयार क्या किया, चूना पानी को वापस उचाड़ा मार दिया, मतलब पूरा कंप्लीट गौरव पेंटिंग कर दिया। अब वो क्या करता है कि एटमॉस्फेरिक CO2 के साथ रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके क्या बनाता है, एक थिन फिल्म या फिर स्ट्रक्चर टाइप का, जो कहते हैं जो पपड़ी बन के निकलता बाहर, तो उसे कहते हैं क्या, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में पानी। क्यों, एसिडिक बेसिक, एसिड बेस रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तैयार हो गया, खुद देख पकड़ ले, आंसर आ गया। CaCO3 इसी का लेयर होता है, यही थिन मेम्ब्रेन बाहर की तरफ कैल्शियम कार्बोनेट का होता है लेयर, वही बन के बाहर निकलते जाता है, फिर से वापस 2-3 साल के बाद फिर से आपको कंप्लीट करवाना पड़ता है। तो ये चीज, तो ये कंप्लीट व्हाइट वॉशिंग की रिएक्शन चलती है। अब इसके अलावा सर्टेन एसिड्स हैं, उन एसिड्स का नाम मैं लिख देता हूं, आप उनकी फॉर्मूला को याद रखना। जैसे कि तुम्हारा कौन सा, फॉर्मिक एसिड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ाऊंगा तो उसमें इसका फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ बताने का है, बता दूंगा। उसको कहते हैं HCOOH, इथानोइक एसिड या विनेगर या एसिटिक एसिड, सबको एक ही नाम कहते हैं, कौन सा, CH3COOH। एक पाता है, एक रिएक्शन बोला, मतलब कि एक पार्ट बोला गया था, एक एक्टिविटी था, एसिड्स को पानी में डाल, एसिड्स को अगर एक सॉल्यूशन मतलब कि एक टब में रखा गया और उससे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, करंट सप्लाई करने का बात की गई, तो क्या बल्ब जलेगा, हाँ जलता है। क्यों, क्योंकि वो आयोनाइज करता है, ठीक है। क्या उसकी जगह अल्कोहल को डालें और क्या वो जनरेट करे, सेम कहानी करेगा, तो उसकी आंसर होती ना। क्यों, क्योंकि अल्कोहल का अगर पहली बार ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे बनता है तो उसमें क्या होता है कि वो आयोनाइज होना इजी नहीं होता, और दूसरी बात आयोनाइज उस तरह से नहीं होता है जैसा आप सोचते हो, वो रेडिकल्स अलग फॉर्म पे बनती है, फ्री रेडिकल्स बनती है। अगर इथाइल रेडिकल्स बना तो अलग कहानी है, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं करेगी, बेसिकली बात यही है, और वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की तरह काम करता है। ये आयनिक नहीं है, ऑर्गेनिक है, ठीक है। आगे बढ़ाएं, फिर बात होती क्या, लैक्टिक एसिड, फिर होती क्या, टाटारिक एसिड, लैक्टिक एसिड CH3CHOH COOH, टाटारिक एसिड CHOH COOH, सिंगल बॉन्ड CHOH COOH। फिर होती क्या, ऑक्सैलिक एसिड, उसका क्या हो गया फॉर्मूला, COOH सिंगल बॉन्ड COOH डॉट ट्वाइस H2O। टाटारिक, लैक्टिक, हाँ सिट्रिक एसिड की बात करें तो क्या हो गया, C6H8O7। लैक्टिक एसिड फलना ढेना बहुत कुछ हो गया। मेरे को नहीं लगता कि आप बाकी इसके अलावा कुछ और बचता है, बाकी बचता है तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं उसके अलग से कुछ दे दूंगा, या फिर अगर है तो मैं कुछ देखता हूँ, अगर चार्ट बना के देना है तो दे दूंगा। अब ये सब चीजें, ये हो गई एसिड्स की कहानी। अब बात होती क्या, इस एसिड बेस चैप्टर में आगे बढ़ते जाएं तो आगे बढ़ते हुए हमको क्या मिलता है कि कंपाउंड्स की बात की जाती है कि कौन से कंपाउंड्स होंगे। तो कंपाउंड्स की बात की जाए, कंपाउंड स्टार्ट करने से पहले एक चीज और, रुक जाओ, कंपाउंड से पहले देखो क्या, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स एंड बेसिस, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेस। मतलब क्या, देखो मैंने आपको बताया कि एसिड को बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सॉल्ट एंड वाटर निकलेगा। इसी सॉल्ट एंड वाटर की प्रॉपर्टी को, मतलब कि सॉल्ट की कहानी को जानने के लिए पहला होता है कि सॉल्ट की डिवीजन बनती है,
उसके अलावा अगर एक एसिड है हमारे पास H2SO4 या HCl है, तो बोला जाता है क्या कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है। तो स्ट्रेंथ को डिफाइन करने के लिए एक वर्ड यूज कर, स्ट्रेंथ को डिफाइन करने के लिए क्या यूज करते हैं, पीएच। पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन और पोटेंशियो हाइड्रोजन। इस पावर ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो ये क्या होता है, पीएच का फॉर्मूला होता है पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस, याद कर लेना। और बेस के लिए पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग OH माइनस, POH के लिए POH, ये नहीं POH, दोनों में फर्क है, ये H प्लस की कंसेंट्रेशन, ये OH माइनस की। तो बात क्या होती है कि अब एसिड बेस सॉल्ट, इसका चर्चा तो आप लोगों का न्यूमेरिकल्स अभी है नहीं, न्यूमेरिकल्स पढ़ने के लिए क्लास 11th में है, वहां पे भर भर के मिलेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, यही मैं पूरा गेम खेलता हूं उसमें। तो इसकी बात करें, माइनस लॉग H प्लस की बात करें तो क्या होता है कि इसका न्यूमेरिकल्स करके दिखाता हूं एक दो, पता चलेगा। बोलता है क्या कि HCl का सॉल्यूशन, HCl है, इसमें से इसको पानी में डालने के बाद क्या बोलता है कि इसमें से 10 का पावर -4 मोलर H प्लस आयन निकला, ठीक है। ये इतना कंसंट्रेशन का, मतलब इतना कंसंट्रेशन का ये निकला। अब बोलोगे ये M का मतलब क्या है, M कहते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल क्लास 9th में पढ़ा था, वॉल्यूम पहले से जानते हो, तो मोल्स और वॉल्यूम इन लीटर। मोल्स क्या है, गिवन मास बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो क्या हो गया, डिफाइन कर देंगे कंसंट्रेशन। तो ये हो गया। अब इसी कंसंट्रेशन की बात करें, इस्तेमाल करें फॉर्मूला में, पीएच इक्वल टू क्या होता है, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस। तो माइनस लॉग H प्लस, सोचो लॉग टेबल अभी तो आप तो पढ़े नहीं होगे, थोड़ा बहुत जान लेना चाहिए, लेकिन 10th में जो आरएमओ का ये तैयारी कर रहे होंगे, रीजनल मैथ ओलंपियाड वगैरह, तो उनको लॉग टेबल अच्छे से पता होगा। या फिर जो एक्स्ट्रा अगर केमिस्ट्री पे क्लास 9th में 11th पढ़ रखे होंगे, या फिर 10th में 12th का तैयारी अच्छे से, कोई नीट का या फिर मेंस का तैयारी कर रहे होंगे, तो उनके लिए बहुत काम का चीज रहेगा। तो उनके लिए देखो, तो H प्लस आयन कंसेंट्रेशन 10 का पावर -4 है, इसको पुट करो तो क्या होता है कि माइनस जो पावर होता है वो आगे में जाके मल्टीप्लाई के फॉर्म पे आ जाता है। तो 10 का पावर -4, तो माइनस इंटू -4 इंटू लॉग 10, तो लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है। तो उस 1 का मतलब क्या, 1 का कहानी खत्म हो गया, तो 1 इंटू हो गया, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो 4 इंटू 1 तो 4, तो पीएच इज इक्वल टू 4। तो ये तुम्हारा जो एसिड हो गया हमारे पास, इस एसिड का पीएच स्केल पे अगर रीडिंग देखेंगे तो पीएच 4 होगा इसका। तो पीएच 4 का मतलब क्या हो गया कि पानी में डालने के बाद वो एसिड अगर अपने पास से हाइड्रोजन, जो कि पोटेंशियल उसका होगा, हाइड्रोजन जो उसका मार्किंग स्केल है, वो तो 10 का पावर -4 कंसंट्रेशन के साथ वो उसको भेजेगा। मतलब क्या, अब अगर बोलो जाओगे वो भी नहीं समझ में आ रहा तो सोचो कैसे, मतलब कहना क्या चाह, 10 का पावर -4 का मतलब क्या है, गिवन मास नहीं पता, मोलर मास 1 होता है हाइड्रोजन का, पक्की बात है, वॉल्यूम 1 लीटर सॉल्यूशन इस्तेमाल किए, इक्वल टू 10 का पावर -4, इतना तो आपको पता होना चाहिए। देखो H प्लस की बात करें तो H के हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं 1 X का, तो X का मतलब होगा कि 10 का पावर -4 ग्राम, 10 का पावर -4 ग्राम हाइड्रोजन उसमें डाला पड़ा है उस एसिड के अंदर में, ठीक है। और वो कंसंट्रेशन डिफाइन कर रहा है कितना, pH 4 का। अगर यही कंसेंट इसी को इंक्रीज कर दे हम, 10 का पावर -4 कितना हो गया, 1/1 10,000 है ना। अगर इसी को हम 10 का पावर -2 कर दें तो कितना हो गया, 100, मतलब कि 1/100 ग्राम, 1/100 ग्राम का 1 ग्राम हो गया एक पार्ट, तो वही 1/100 ग्राम इतना हो गया।
तो इतना pH बन जाता है। और इसी को और कंसंट्रेशन इंक्रीज करें, देखो 10⁻⁻1 वाला पार्ट pH 1 बन जाएगा। फिर ये pH 1 कितना बनेगा ये सोचो, 1/10 ग्राम मतलब कितना, 1/10 ग्राम नहीं आ रहा है, अरे गजब बात कर रहा है। डेसीग्राम समझते हो, डेसीग्राम, डेकाग्राम, मिलीग्राम, किलोग्राम, किलोग्राम तो ऊपर चला गया, तो वो सब चीजें। तो इस तरह से आपको चीजें समझनी है। आपको पीएच स्केल पता चल गया क्या हो गया, कैसे मेजरमेंट होता है। अब सुनना, इसी में क्या होता है कि मेजरमेंट में 1 से 7 तक का, अगर पीएच स्केल में 1 से 7 तक का है तो उसको 1 से 6.99, 0 to 6.99 तक का जो रहेगा उसको कहते हैं एसिड। 6.99 से लेके 14 तक वो सारे होते हैं बेस, और 7 पे जो रहता है उसको कहते हैं न्यूट्रल। जल्दी, न्यूट्रल एक तरह से कहा जाए कुछ लोग के लिए हाइपोथेटिकल फॉर्म भी होता है, इसलिए बताऊं तो आपको हर एक चीज आपको कहीं ना कहीं एसिडिक नेचर मिल ही जाती है, कहीं ना कहीं बेसिक नेचर मिल जाता है। न्यूट्रलिटी बहुत ही कम ही जगह देखा गया। तो आगे बढ़े हम, सॉल्ट की चर्चा करें। सॉल्ट की चर्चा करें तो सॉल्ट्स में क्या मिल रहा है हमको ये सोचो। अब सॉल्ट की बात करें हम, सॉल्ट्स ना 3 तरह के होते हैं। शक्तिमान, 3 तरह के सॉल्ट हुए, कौन से? एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। एसिडिक सॉल्ट जो बता रहा हूं तुम सीधे टू द पॉइंट बात करना चाह रहा हूं, एक्स्ट्रा कुछ फालतू बात नहीं। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। मतलब कहना क्या चाहा, इस सॉल्ट तो बनाना आपको आता ही अच्छे से। अब देखो उसमें अगर एसिड को स्ट्रॉन्ग ले लिए और बेस को वीक, तो पक्की बात है डोमिनेट कौन करेगा? एसिड वाला पार्ट, तो बना देगा सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट। एग्जांपल में सोचो कौन सा, HCl और साथ में वीक बेस जो कि तुम्हारा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब इस बेस की वीकनेस कैसे डिफाइन कर रहे हैं, देखो कुछ एलिमेंट्स जो कि रिएक्टिव सीरीज को आप याद करोगे तो आपको पता होगा, सोडियम है, पोटेशियम है, वो सब हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, तो उनकी बेस बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होती है। जबकि नीचे जाते हैं तो वो सबके वीक होते हैं। इसी बात से चर्चा आती है बेस और अल्कली में। तो बेस और अल्कली में क्या होता है, अल्कली आर द बेसिस, बेस एक कैटेगरी है ब्रॉड स्केप, उसमें से अल्कली उसका टाइप है। तो अल्कली आर द बेसिस व्हिच आर डिसॉल्वेबल या फिर सॉल्युबल इन वाटर इजिली, दीज आर नोन एज अल्कली। वाटर सॉल्युबल बेसिस आर नोन एज अल्कली। बस एक लाइन का डेफिनेशन, वाटर सॉल्युबल बेसिस आर नोन एज अल्कली। तो देखो ये तुम्हारा नीचे के सीरीज में आता है, इनकी जो सॉल्ट बनेगा क्या बनेगा, AlCl3 प्लस H2O, तो कौन सा हो गया, एसिडिक सॉल्ट। इसी एसिडिक सॉल्ट का याद है कुछ, लेविस एसिड चर्चा किया था मैं, बस इसलिए किया था कहानी। अब देखो इसमें क्या करना पड़ता है, वीक एसिड, हमको बेस को स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो बेस को स्ट्रॉन्ग कर दे, यहां पे स्ट्रॉन्ग बेस क्या हो गया बनाएगा, खुद सोचो। स्ट्रॉन्ग बेस बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा बनाएगा, एग्जांपल देखते हैं। वीक एसिड के एग्जांपल H2CO3 कार्बोनिक एसिड हो गया वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस एग्जांपल देख ले, कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले ले, क्या बनाएगा, ये तो याद हो गया होगा Na2CO3 को, Na2CO3 प्लस पानी, खत्म। न्यूट्रल की बात करें, टन टन टन, हाँ न्यूट्रल की बात करें, या तो स्ट्रॉन्ग एसिड तो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ,
वीक एसिड तो वीक बेस के साथ। एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म बता रहा हूं कि ताकि आसानी से याद रहे। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड एग्जांपल कौन सा, HCl, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, क्या बना देगा NaCl प्लस H2O। इस तरह के और रिएक्शंस आप खुद से क्रिएट कर लेना। अब वीक एसिड H2CO3, सॉरी लेना CH3 ले ले एग्जांपल में, CH3COOH वीक एसिड, साथ में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्या बना देगा CH3COO होल थ्राइस Al, एल्युमिनियम एसीटेट और साथ में पानी। नाम क्या बोला, एल्यूमिनियम एसीटेट, एसिटिक एसिड से एसीटेट, एल्युमिनियम एसीटेट प्लस पानी। तो ये हो गया, ये डिफाइन कर गया कौन सा एसिड, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट को। डन। अब बात की जाती है कंपाउंड्स की, कौन कौन से कंपाउंड्स आपको पढ़ने हैं। इसी कंपाउंड, इस मतलब चर्चा में आपको मिलता कौन सा, एक होता है NaOH, उससे पहले NaCl का चर्चा है, फिर NaOH का है, फिर Na2CO3.10H2O का चर्चा, उसके बाद तुम्हारा NaHCO3 का चर्चा, CaSO4 का ट्वाइस H2O का चर्चा, CaSO4.half H2O का चर्चा, उसके बाद और कोई है, और तो कुछ नहीं बचता है ना। NaCl जिसको कहते हैं सोडियम, ये सोडियम क्लोराइड या तो फिर रॉक सॉल्ट, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na2CO3.10H2O इसको कहते हैं क्या, वॉशिंग सोडा, इसको बेकिंग सोडा। यहां पे एक बेकिंग पाउडर भी है, एंड बेकिंग पाउडर, ये हो गया जिप्सम, ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये सब सारी चीजों को आपको पढ़ना है, एक एक करके सबको डील करते हैं। NaCl की बात करें तो NaCl का चर्चा जब है तो NaCl में क्या हो गया, इसको कहते हैं, इसका ओर का नाम कहते हैं रॉक सॉल्ट, और इसको माइनिंग की थ्रू एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे कोल की एक्सट्रैक्शन होती है उस तरह से रॉक सॉल्ट की एक्सट्रैक्शन होती है, मतलब कि नमक का एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और बाकी बनाने का प्रोसेस अलग अलग है। आप मतलब कि ये जैसे कि आप उधर के रास्ते जाओगे, कहाँ पे, चिल्का लेकिन नहीं, अरे राजस्थान साइड का एरिया में कौन सा था एक एरिया, क्या तो कहते हैं उसको, राजस्थान साइड का एक एरिया था, उधर रास्ते में जाने में ना आपको मिलता है, वहां पे नमक बनते रहता है, मतलब वैसा पूरा एरिया में, मतलब कि सॉल्ट, उधर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो वो चीज, कौन सा लेक था, लेक ही है तो है, चिल्का लेक तो उधर नहीं है, चिल्का नहीं, छोड़ जो भी है, याद आया बताऊंगा कभी, देख लेना आप। तो वो लेक की कहानी, तो वहां से तो रॉक सॉल्ट की कहानी, सोडियम क्लोराइड या फिर टेबल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड या फिर टेबल सॉल्ट कहते हैं, या फिर इस तरह से कुछ भी कहा। ठीक, फिर बात होती है इसके अलावा सोडियम क्लोराइड का ज्यादा कुछ है नहीं चर्चा। अब इसी सोडियम क्लोराइड को अगर पानी में मिला देते हैं तो इसको कहते हैं ब्राइन, विथ पानी इट इज नोन एज ब्राइन। ठीक है, दो चीज होते हैं, एक होता है एक्वस, एक होता है मोल्टेन। तो एक्वस में पानी होता है, मोल्टेन में पानी नहीं होता है, ध्यान देना। तो सोडियम क्लोराइड ये अगर, हाँ एक चीज और, सोडियम क्लोराइड अगर क्रिस्टल फॉर्म पे है इसे करंट सप्लाई नहीं करेगा, अगर इसमें एक्वस फॉर्म है तो सप्लाई करेगा, मोल्टेन फॉर्म है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा, ध्यान देना। सॉल्ट कभी भी एसिड भी होता है, एसिड में अगर सॉलिड स्टेट में है तो सप्लाई नहीं करेगा। एक चीज और मैं स्टार्टिंग पार्ट में शायद भूल गया कि लिटमस टेस्ट वाली बात, तो लिटमस टेस्ट की बात करें तो लिटमस टेस्ट में क्या होता है कि अगर एसिड की बात करें तो एसिड क्या करता है, कन्वर्ट करता है ब्लू लिटमस पेपर को रेड में, और बेस क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में। ये बात को आप याद रख लेना।
एसिड क्या हुआ, लिटमस, ब्लू टू रेड, बेस क्या किया, रेड टू ब्लू। बस ये पार्ट याद रखना, इतना ही है। ठीक, अब ये पार्ट सोडियम क्लोराइड की ज्यादा चर्चा नहीं है, इसका चर्चा आप एनसीईआरटी में देखोगे तो वो डांडी मार्च को लेकर थोड़ा सा दिखाया गया और कुछ नहीं। तो वहां पे आपको मिल गया क्या कि इसकी माइनिंग की जाती है, माइनिंग करके निकाला जाता है सॉल्ट को, रॉक सॉल्ट। अब आगे बढ़ते दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड की, इसकी प्रिपरेशन की बात की जाती है तो इसको कहते हैं कैस्टनर नेलर सेल्स के थ्रू इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाद में आप पढ़ते हो। अभी के थ्रू कास्टिक सोडा का प्रोसेस है, तो कास्टिक सोडा प्रोसेस मतलब कास्टिक सोडा प्रोसेस जो होता है उसको देखते हैं। जो सेल से तैयार की जाती है उस सेल का कहानी बता रहा हूं कि कैस्टनर नेलर सेल्स कहते हैं। और कास्टिक सोडा इसको कहते हैं कास्टिक सोडा भी कहते हैं, NaOH दूसरी पार्ट, कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH, मास 40 U। कास्टिक सोडा देखो, प्रिपरेशन की लिए बात करें हम, प्रिपरेशन सोडियम क्लोराइड पानी मिल गया, क्या बन गया, ब्राइन सॉल्यूशन। इसी ब्राइन सॉल्यूशन को वापस हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं। तो सोचो क्या करेगा, आयंस में तोड़ो, Na प्लस और Cl माइनस, पक्की बात है। अगर ये यहां पे रुको, NaCl को हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट का, तो क्या बना रहा है, Na प्लस प्लस Cl माइनस। वही कहानी H2O की बात करें, H2O क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई कर रहा है, तो क्या मिल रहा है, H प्लस प्लस OH माइनस। अब इस दोनों रिएक्शन को बैलेंस कर लो और कुछ नहीं करना है। NaCl प्लस H2O इलेक्ट्रिक करंट। देखो रिएक्शन को इजी करना ना आपके माइंड पे होना चाहिए, कैसे आप क्रिएट करते हो। इधर दोनों को साथ कर दिया, अब देख Na प्लस है, पानी के फॉर्म पे है, तो साथ में OH माइनस से चला जाएगा, हाँ ये इसके साथ चला जाएगा, हाँ। अब देखो यही क्या करता है, NaOH बना दिया, डन। आप वो चार्ट वो फिगर को देख लो कैसे क्या कर रहा है उसमें, NaOH हो गया और साथ में क्या अंदर बना रहा है, क्या, HCl। अब इसी HCl का वापस इलेक्ट्रिक करंट में सप्लाई जब करते हैं तो क्या होता है, इसी HCl का इलेक्ट्रिक करंट पे चलता है, तो इलेक्ट्रिक करंट पे तो बन जाता है क्या, H2 और Cl2 गैस। तो ये फर्दर टूट जाता है किसमें, H2 प्लस Cl2, यहां पे H2 प्लस Cl2। तो ये इस तरह से रिएक्शन बनता है, और ये रिएक्शन आप देखो कंटिन्यू करोगे देखोगे तो क्या मिलता है, NaCl प्लस H2O, NaOH, H2 प्लस Cl2। अब बोलते हैं जो Cl2 गैस है, उस Cl2 गैस कहां पर मिलता है, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जो लोग देख चुके होंगे मेरे मेटल नॉन मेटल चैप्टर को, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप उसको भी देखना। उसके अलावा अगर आप इधर से चाहो तो इधर भी देखना, इधर भी आपको मिलेगा क्या कि H2 और Cl2, जो Cl2 क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है या फिर नॉन मेटल गैस है, तो इसको मिलना कंफर्म है कहां पे, एनोड पे, कैथोड पे। सोचो सोचो सोचो, मैंने क्या बताया था, कटायन मतलब क्या, पॉजिटिव, अनायन मतलब क्या, नेगेटिव। तो कटायन अगर पॉजिटिव है तो C वाला पार्ट कैथोड वाला नेगेटिव हो जाएगा और एनोड वाला पॉजिटिव। तो ये कैसा है, नॉन मेटल है, कैसा, माइनस वाला पार्ट के हिसाब से, तो उसको किस पे, एनोड पे आता है। तो जितने गैस कलेक्ट होंगे सारे एनोड पे मिलते हैं, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव जितने गैस होंगे सब एनोड पे। याद रखना इस चीज को, Cl2 रहेगा, O2 रहेगा, N2, H2, O2 गैस, F2 गैस, सब मिलेगा तुम्हारा किस पे, एनोड पे। तो आपको ये मिल गया, NaOH प्रिपेयर हो गया, कास्टिक सोडा प्रोसेस। तो इस प्रोसेस से आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिल गया।
अब इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज क्या है सामने, उसके अलावा कहना क्या चाहता है, इसका इस्तेमाल होता है, देखो ब्लीचिंग एक्शन की तरह काम करेगा, ठीक है। दूसरी कहानी, ये इसका टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम आता है, कॉटन कपड़ों का, उसको कॉटन को वॉश करने का या लाइनिंग को वॉश करने का, ये हो गया। या फिर तुम्हारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया था कहां पर, ये इसमें सोप इंडस्ट्री में काफी ज्यादा यूज होता है। आप देखोगे जितना सोप वगैरह बनाने में वहां पे काम आता है, तो ये हो गया। उसके अलावा फिर आपको मिलेगा कौन सा, सोप इंडस्ट्री के अलावा फिर Cl2 गैस। इस Cl2 गैस का काम क्या है ये भी सुन लो। इस Cl2 गैस का इस्तेमाल होता है जैसे स्विमिंग पूल वगैरह होता है, उसमें क्लोरीनेटेड करना पड़ता है वाटर को ताकि डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करे। Cl2 गैस एज अ डिसइंफेक्टेंट गैस की तरह काम करता है, याद रखना। Cl2 गैस का यूज कहां पर, वो सवाल करता है, याद रखना, बोर्ड में बहुत करता है। तो Cl2 गैस का यूज हो गया क्या, एज अ डिसइंफेक्टेंट, और इसकी माइल्ड फॉर्म एंटीसेप्टिक की तरह काम करती है। उसके अलावा Cl2 का यूज डिसइंफेक्टेंट के अलावा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ब्लीचिंग एक्शन, Cl2 का ब्लीचिंग एक्शन बहुत है। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड का कास्टिक सोडा प्रोसेस में मतलब कि तुम्हारे यूज हो गया सोप फॉर्मेशन में, डन। और भी यूज आपको मिल रहा है। तो ये कंपाउंड एक तैयार हो गया। रिएक्शन जो दिया हुआ था उस रिएक्शन को आप लिख लेना, वैसे ही रिएक्शन कंप्लीट करना है और एग्जाम में वही लिखना होता है केवल। फिर बात होती है, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, दूसरी कहानी। तीसरा कंपाउंड बताते क्या, वॉशिंग ये बेकिंग सोडा। तीसरा कंपाउंड क्या हो गया, बेकिंग सोडा। फॉर्मूला क्या हो गया, NaHCO3। अब सोचो कैसे, क्या करते हैं इसके लिए। इसके लिए एक चीज याद रखते हैं, क्या, ना, नहीं, कब। जब आपको अगर ऑफर कोई करता है कोल्ड ड्रिंक के लिए, तो क्या बोलते हो, कोल्ड ड्रिंक आपको मिल रहा है क्या, उसमें कोल्ड ड्रिंक में कौन सा एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड H2CO3। अगर आपको कोई पिलाने को तैयार होता है, क्या बोलते हो, ना, ना, नहीं, फिर बोलते हो, फिर वापस बोलते हैं, चलो ठीक है चलेगा। तो ना, नहीं, कोल्ड ड्रिंक वाली बात, तो उसमें तो ऐसे ही याद रखते हैं उस कंपाउंड को, क्योंकि ना एग्जाम में ना आप पक्की बात है, अभी आपको लगेगा याद है, लेकिन एग्जाम में ना इसी रिएक्टेंट को आप भूल जाते हो। तो उसके लिए ट्रिक्स यही होता है कि ना, नहीं, कोल्ड ड्रिंक। तो ना के हिसाब से NaOH, ना, NaOH, नहीं के हिसाब से NH3 जो कि अमोनिया है, एक बेस की तरह काम करता है, और एक हो गया H2CO3, H2O प्लस CO2। बेसिकली H2O प्लस CO2 क्या होता है, H2CO3 ही तो होता है, यही तो है, इसलिए तो ठीक। अब इसकी कहानी सोचो, ये इसमें अगर H2CO3 का बात किया जाए तो ये किसमें रहता है, H प्लस एंड HCO3 माइनस। इसको तोड़ेंगे तो या तो H प्लस HCO3 माइनस पे टूटता है, अब ध्यान देना इस चीज को, H प्लस HCO3 माइनस। अब क्या करेगा, यही H प्लस इसके साथ जुड़ जाता है, क्या हो जाता है, NH3 प्लस H प्लस, तो क्या बन गया, NH4 प्लस। अब ये NH4 प्लस वापस क्या करता है, NH4 प्लस पानी का अगर बोला जाए तो इसमें OH माइनस भी है, ठीक है। तो ये OH माइनस के साथ जुड़ जाता है, क्या बनता है, NH4OH। ये एक कंपाउंड मिल गया हमको। अब आगे देखते हैं, Na अब क्या होता है, NH4 प्लस की बात करें तो NH4 प्लस वापस यहां का Na प्लस और OH माइनस, जो OH माइनस बेस के पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, इसी बेस के साथ ये लग जाता है, ये अपना प्यार मोहब्बत जता लिया और NaOH निकाल दिया, सॉरी NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये निकाल दिया। अब इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड की कहानी तो हो गई, अब बचता सोडियम। बोलता हमारा क्या होगा, तो ये बोलता आओ कोई बात नहीं, Na प्लस किसके साथ चला जाता है, HCO3 के साथ, तो ये बोलता है आओ मिलके बनाए कुछ नया, NaHCO3 बन जाता है।
अब इस तरह से आगे रिएक्शन में प्रोसीड करें तो काटापीटी कर दे, खत्म करें सबको। तो पूरी कहानी से अगर इस्तेमाल करना चाहें अगर आप, तो इस रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड करने के लिए Na4OH प्लस साथ में NaHCO3, ये हुआ आपका रिएक्शन का प्रोसीड। इतना आसान तरीके से अगर बोला जाए, देखो आसान क्यों हो रहा है, अभी आपको लगेगा टफ है बहुत कुछ, ये क्या पढ़ा रहा है इंसान, असलियत में बहुत आसान है। कैसे? देखो NaOH है, पक्की बात है, क्या हो गया? बेस। NH3 ना नहीं, कार्बोनिक एसिड। तो ये Na प्लस OH माइनस, NH3 अकेला, H2O प्लस CO2, H2CO3 बना तो क्या बनाता है? H प्लस और HCO3 माइनस, दो आयंस में टूट गया। अब इसका H प्लस ये एक बेस की तरह काम करता है, तो ये ले लेता है, बोलता आओ मेरे पास। यहीं से एक बेस का जो बताया, बोला था ना कि ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड क्या रहेगा, NH3 प्लस, इस तरह से वो सब सोचते हैं यहीं से। तो ये बोलता है क्या, आओ मेरे पास, ये चला जाता है उसके पास, तो NH3 NH4 प्लस बन गया। अब इसी NH4 प्लस का ये बोलता है हमारे पास से OH माइनस घूम रहा है, तो बोलता है आओ तुम भी आओ, तो ये तैयार कर लेता है NH4OH। यहां से ये पहला कंपाउंड कैसे बना पता चल गया। अब यही दूसरा कहानी, अब सोडियम अकेला बचता है, ये इसके साथ चला जाता है, तो कुल मिला के NHCO3 बन जाता है, और यही कहानी है पूरी पूरी कहानी। तो दो कंपाउंड ये निकल जाता है, तैयार हो गया ये चीज। अब इस सोडियम बाइकार्बोनेट का या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको कहते हैं, वो बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, लिख देता हूं भाई नहीं तो। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक। अब क्या करते हैं, इसका यूज कहां कहां है? इसका यूज खाना बनाने वाली कहानी में, बेकिंग सोडा है तो खाना बनाने वाला काम, और एप्लीकेशन देना पड़ेगा उसके एग्जांपल के साथ। बेकिंग सोडा की तरह काम करता, मतलब कि क्या करता है कि ये पफिंग एजेंट की तरह, मतलब कि तुम्हारा उसको पफिंग बनाने में हेल्प करता है, किसी भी जैसे इडली वगैरह में या फिर केक्स वगैरह में वो हेल्प करता है बेकिंग सोडा। उसके अलावा थोड़ा क्लींजिंग एजेंट की तरह भी काम भी करता है थोड़ा बहुत, अब उसका भी इस्तेमाल करते हो आप कहीं भी क्लीनिंग करने के लिए ना, वहां पे भी काम देता है। और एज अ माइल्ड एंटा एसिड की तरह भी काम करता है, एसिडिटी अगर इंक्रीज हो जाती है पेट में तो वहां पे भी ये बेकिंग सोडा काम करता है। इसका यूज समझते कैसे, हटा दूं, ठीक। यही NaHCO3, इस रिएक्शन को याद रखना, NaHCO3 को वापस अगर हीट करें, सॉरी NaHCO3 को वापस CO2 जोड़ दें साथ में, तो क्या बन जाता है? Na2CO3 डॉट, वो बता दे, नहीं ये बात। अब देखो यही NaCO3 को अगर हीट करते हैं तो क्या बनाता है? NaOH प्लस H2O प्लस CO2 हीट करने पे, और यही CO2 जो है यही काम करता है पफिंग एजेंट, मतलब पफिनेस क्रिएट करने में, स्वेल करने में, उसको फ्लफी फ्लफी बनाने में वो काम करता है। कौन सा? यही CO2। ये ट्रैप हो जाता है उस डो के अंदर में, डो में ट्रैप होने की वजह से ये पफिनेस क्रिएट कर देता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये NaHCO3 जो है ना, इसको कहते हैं बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा बोल दिया, लेकिन बेकिंग पाउडर क्या है? इसी NaHCO3 में टारटैरिक एसिड, टारटैरिक एसिड फॉर्मूला क्या था? CHOS ये वाला। क्या करता है? यही सोडियम जो है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये क्या करता है? इसके साथ रिएक्शन देता है, पानी में जब मिलता है तो क्या करता है? यही टारटैरिक एसिड, टारटैरिक एसिड मिलने के बाद सोडियम हाइड्रोजन टार्टरेट बनाता है। देखो यही सोडियम इसके साथ मिलकर,
तो क्या बनता है CH COO माइनस, यहां से एक चार्ज ये है H प्लस बाहर निकल जाता है, निकल के बाहर, निकलने के बाद यहां से Na प्लस HCO3 माइनस, यही Na इसके साथ लग जाता है और ये सिंगल बॉन्ड बनाया CHOH COOH वाला डिस्प्लेस कर गया और यहां से H2O और CO2 का है कि कहां से निकला NaHCO3 वाला पार्ट से वहां से निकल गया, तो ये पार्ट सोडियम हाइड्रोजन टार्टरेट। तो ये जो कंपाउंड बनता है ये होता है, इस दोनों को मिला के जो बनता है इसको कहते हैं बेकिंग पाउडर। आप बेकिंग पाउडर का डब्बा देखोगे तो उसमें लिखा रहता है टार्टरिक एसिड और बेकिंग सोडा, तो ये बेसिकली यही दोनों मिला के रहता है। और इसका रिएक्शन कैसे होता है, पानी में जाने के बाद ये इसके साथ मिल गया, इसका एक हाइड्रोजन रिमूव करके सोडियम लग गया और फिर वापस दूसरा हाइड्रोजन बच जाता है और H2O और CO2, और वापस हाई कंसंट्रेशन में जाने पे क्या होता है कि वो दोनों हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है, तो क्या बन जाता है सोडियम टार्टरेट, ठीक है, और H2O और CO2 पॉर्फिनेस क्रिएट करता है। तो ये है सोडियम हाइड्रोजन टार्टरेट, ठीक, हटाओ, ठीक। अब एक रिएक्शन को मैं बता रहा हूं, उसको समझना। यूज इसका सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज, ये क्या नाम है, बेकिंग सोडा का यूज सामने है, देख लो। चलो ठीक है, नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। वॉशिंग सोडा, इसमें क्या करते हैं, इसी सोडियम बाइकार्बोनेट को NaHCO3 को प्रोसेस तो पता है क्या करना है, मतलब क्या, आपके पास कोई कोल्ड ड्रिंक दे रहा है, कोल्ड ड्रिंक में क्या करना है, ना नहीं कोल्ड ड्रिंक, तो क्या करना, ना NaOH नहीं NH3, कोल्ड ड्रिंक H2O प्लस CO2, उसमें से रिएक्शन बना दिया तो क्या बन गया NaCO3 और NH4OH। अब इस रिएक्शन को आगे बनाएं तो क्या बनता है, इसको CO2 डालो, CO2 डाला तो क्या बन जाता है, ये Na2CO3, ये अपना हाइड्रोजन फिर से बाहर निकल जाता है, हाइड्रोजन बाहर निकल गया, CO2 इसके साथ जुड़ गया तो बन गया Na2CO3। अब ये जो Na2CO3 हमारे पास ये मिला, इसमें अगर 10 मॉलिक्यूल से, सर सुनना, इसी Na2CO3 में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ पानी ऐड करते हैं हम, जिसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, .10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, या फिर वॉशिंग सोडा, उसी को कहते हैं। तो क्या कर रहा है कि ये जो है तुम्हारा Na2 सोडियम कार्बोनेट बना, उस सोडियम कार्बोनेट में अगर पानी मिला रहे हैं 10 मोल्स, तो उसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब क्या कि क्रिस्टल बनाने के लिए उसको, उसमें से पानी उसमें ऐड कर रहे हैं और वो पानी जो है वो क्रिस्टल बना के उसके सतह पे रह जा रहा है। तो क्रिस्टल बेसिकली ड्राई तो है लेकिन उसके अंदर में पानी है, ठीक है, पानी का वो ड्राइनेस क्रिएट कर रहा है, तो वाटर क्रिस्टलाइजेशन ये होता है। तो ये तैयार कर देता है हमारा कौन सा, वॉशिंग सोडा। और इसी वॉशिंग सोडा का यूज क्लीनिंग पर्पस में इस्तेमाल करते हैं बहुत जगह, तो इसका यूज सामने है, अब देख लो। तो वॉशिंग सोडा भी तैयार हो गया, उसका प्रिपरेशन कैसे। अब पता है क्या, एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। अब पता है इसी सोडियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं, वर्ड को ध्यान देना, अगर हमको सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब बाइकार्बोनेट से कार्बोनेट बनाना है,
तो उसमें हम सोडियम CO2 का एडिशन कर देते हैं, डन। अगर ये सोडियम कार्बोनेट है, उसको हीट कर दें तो वो बन जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इस रिएक्शन को याद रखना, NaHCO3 प्लस CO2 प्लस H2O, डन। ये रिएक्शन होती है। हमारे हिसाब से इतना पार्ट खत्म है। एक है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ठीक है, और CaOCl ये क्या है? इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि चूना पानी है, इसमें क्लोरीन गैस को डिसइंफेक्टेंट की तरह काम किया जो है, उसको पटक दिया इसमें, तो क्या बन जाता है? क्या? CaOCl2 साथ में हाइड्रोजन। क्या होता है ये जो CaOCl2, इसको नाम कहते हैं क्या? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब ये जो ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज बहुत सारा है। उसमें काम कौन सा होता है? देखो, ब्लीचिंग पाउडर का यूज तुम्हारा एज ए ब्लीचिंग एजेंट, मतलब कि तुम्हारा क्लींसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। पेपर इंडस्ट्री में, पल्प इंडस्ट्री जो भी हो गया उसमें, कॉटन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम आता है। रोड किनारे डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करना है तो फिर ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कर देता है। वहां पे वाटर को ब्लीचिंग करने का काम आएगा, वहां पे काम देता है। अब ब्लीचिंग पाउडर का ब्लीचिंग एक्शन का सवाल बहुत है, इस वर्ड को याद रखना। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज ड्यू टू, ऑप्शन में क्लोरीन होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ऑक्सीजन होता है, या ऑल थ्री होता है। आप याद रखना, ब्लीचिंग एक्शन इज ओनली ड्यू टू Cl2, जबकि ब्लीचिंग पाउडर एक्ट्स एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ऑल ड्यू टू ऑक्सीजन प्रेजेंट इन इट। तो ब्लीचिंग एक्शन किसकी वजह से? क्लोरीन की वजह से, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन की वजह से। ये पार्ट को बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सवाल पूछा हुआ है, एक जगह नहीं, चाहे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप ले लोगे, सब जगह पूछता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुम्हारे CDS का आप ले लो, या फिर जो कि UPSC का ऑर्गेनाइज्ड है, या फिर आप BPSC का लो, UPPCS का लो, आप कहीं ना कहीं ये पक्का मिल जाना है। MTS वगैरह सब में मिल जाता है ये चीज, इसको याद रखना। और इसका फिर हाँ बस इतना काफी है, इतना में तो। हाँ एक चीज, सॉरी पुराना पार्ट बताना बोल गया, सोडियम कार्बोनेट का ही यूज होता है किसके लिए? बोरैक्स बनाने के लिए। अब बोलोगे बोरैक्स क्या होता है, तो बोरैक्स एक कंपाउंड है, इसका होता है फॉर्मूला Na2B4O7.10H2O। ये बोरैक्स का फॉर्मूला है। इस बोरैक्स का यूज होता है तुम्हारा बाद में लैब में टेस्टिंग के लिए, बोरैक्स बीट टेस्ट से कलर टेस्ट करने में पता हेल्प करता है। उसके अलावा बोरैक्स का यूज तुम्हारा देखोगे किसके लिए? पेस्टिसाइड की तरह काम करता है बोरैक्स। उसके अलावा ये टूथ डीके में, उसमें भी रिलेवेंट होता है कि टूथ का क्लीनिंग करने में हेल्प करता है, तो वहां पे तो इस तरह का बोरैक्स का बहुत सारा यूज है। वो कहां से? सोडियम कार्बोनेट वाला पार्ट से, यहां से बनता है, तो डर है। हाँ, सोडियम कार्बोनेट का यूज में एक बोरैक्स का यूज बोरैक्स प्रिपरेशन में काम आ गया। दूसरा ग्लास का फॉर्मेशन में, तो ग्लास बेसिकली है क्या? ग्लास का फॉर्मूला Na2SiO3, सोडियम सिलिकेट, और इसी का लॉन्ग चेन तैयार होता है। तो सोडियम सिलिकेट ये क्या हो गया? ग्लास का। ग्लास बेसिकली है क्या? सुपर कूल्ड लिक्विड। कूल्ड लिक्विड होती है, उसको फ्लोइंग, उसका इनहिबिट प्रॉपर्टी को हटाने के लिए तुम्हारा सुपर कूल्ड किया जाता है। तो सिलिका उसमें एडेड रहता है, सिलिका रहता है, मतलब बालू का सिलिका कहते हैं SiO2। तो वो सिलिका का सिलिकेट आयन यहाँ पे रहेगा, सोडियम रहेगा, उसके साथ रिएक्शन देता है तो बनाता है Na2CO3 SiO2 के साथ सोडियम सिलिकेट बनाता है, तो वही Na2SiO3 वो ग्लास होता है। आप रिएक्शन खुद से कर सकते हो चाहो तो उसका यूज बता दिया मैं। फिर NaHCO3 हो गया। अब बचता है लास्ट ऑप्शन, क्या? लास्ट, इस पूरी चैप्टर की लास्ट कहानी। ये भी डन। अब बचता है क्या? जिप्सम।
क्या होता है CaOH होल ट्वाइस को अगर हीट करते हैं हम H2 हीट कर रहे हैं, रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 के साथ, तो क्या बनाता है CaSO4 प्लस H2O। इसी CaSO4 में अगर इसको डाइहाइड्रेट कर दें पानी के एडिशन करके, तो ये बनाता है क्या जिप्सम, CaSO4 डॉट ट्वाइस H2O, हमारा जिप्सम तैयार। नेमिंग क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट ठीक है, ये हो गया जिप्सम। अब इसी जिप्सम की कहानी, सवाल यहां तक नहीं आता है, सवाल इससे आगे से आता है कि जिप्सम का यूज है। देखो आप लोग को ना रियलिटी बताऊं तो इस चैप्टर में कंपाउंड्स का यूज से सवाल पूछेगा एग्जाम में, बोर्ड्स में वहीं से सवाल करता है और कुछ नहीं। रिएक्शन में गलती से क्लोरो-अल्कली प्रोसेस, जो कि कास्टिक सोडा प्रोसेस कहते हैं ना, उसको क्लोरो-अल्कली प्रोसेस कहते हैं, तो उस क्लोरो-अल्कली प्रोसेस से गलती से पूछ दिया तो पूछ दिया, नहीं तो तुम्हारा इसका प्रिपरेशन ये बात कर देगा, सॉरी इसका सोडियम बाइकार्बोनेट वाला इसका प्रिपरेशन याद गलती से पूछ दिया। उसके अलावा यूज में तो कंफर्म है वो 100% श्योर है कि वो पूछेगा यूज से, चाहे वैल्यू बेस्ड में, वीबीक्यू में, या फिर बाकी क्वेश्चन पे, जनरल क्वेश्चन पे। तो क्या होता है जिप्सम, CaSO4 डॉट ट्वाइस H2O, क्या करते हैं कि CaSO4 डॉट ट्वाइस H2O को हीट करते हैं, कितना पे 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस या तो फिर कितना 373 केल्विन, बात बराबर है। अब इसको हीट करने में क्या बनता है, ये अपना आधा मॉलिक्यूल्स ऑफ पानी बाहर छोड़ देता है और बनता है कितना, यहां पे बचता है एक, सॉरी और 1/2 पानी बाहर निकलता है। तो कहते हैं क्या, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसको कहते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यही है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी मतलब आधा, हाइड्रेट। अब इसी को कर दें CaSO4, क्या हो गया, बर्न्ड डेड प्लास्टर या डेड प्लास्टर, इसी को कहते हैं कैल्शियम सल्फेट को। और ये कैल्शियम सल्फेट, ये जिप्सम का यूज आपका मॉन्यूमेंट, स्टैचूज, मॉन्यूमेंट्स, आर्ट क्राफ्ट स्ट्रक्चर, या फिर घर की फॉल सीलिंग क्रिएट करना, उन सब में काम आता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज आपको पता ही है, ये प्लास्टर करने में मेडिसिन इंडस्ट्री में, मतलब कि क्या नाम है, मेडिकल फैसिलिटीज या फिर हॉस्पिटल वगैरह में काम आता है, वहां पे प्लास्टर ऑफ पेरिस से भी इस्तेमाल करते हैं लोग, घर पे स्ट्रक्चर बनाना, कुछ भी, कोई भी पेंटिंग में क्रिएट करना, पेंटिंग कह रहे हैं, स्कल्पचर्स क्रिएट करना, उसमें आता है, स्टैचूज वगैरह पे, वहां पर यूज आपके सामने देख लो। तो इतनी कहानी है आपकी पूरी चैप्टर में। अब इस पूरी चैप्टर की कहानी को समाप्त करते हुए कुछ क्वेश्चंस हैं, आप देख लो। आपको, मेरे को नहीं लगता कि अब आपको उन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई तकलीफ होने वाली है। आई 100% गारंटेड आपकी पूरी चैप्टर शायद 1.5 घंटे तक में शायद ये चैप्टर खत्म होगा, 1.5 घंटे या फिर जितना भी है, वीडियो टाइमिंग देख लेना आप। तो इतनी देर में ये चैप्टर आपको सिंक्रोनाइज होकर मिल चुकी है और क्वेश्चन सारे इससे आने वाले, इससे ऊपर से कुछ नहीं आना, कंफर्म है। इसमें हर एक चीज को एकदम टू द पॉइंट बता दिया गया कि हाँ भाई इतना है, न ज्यादा न कम, फिक्स्ड। क्योंकि देखो सब कई जगह ज्यादा बता जाता है, कई जगह कम ज्यादा बताता है। मेरे को लगता है कि भाई उतना जानना ही नहीं है, जानो उतना जितना लिमिटेड है, और थोड़ा सा यूज ब्रॉड एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। बाकी और मेरे क्वेश्चंस को सॉर्ट करने के लिए एग्जाम के टाइम पे और कुछ दिन बाद होगा तो अपना क्वेश्चन मैं अपलोड करूंगा, आप उसको प्रैक्टिस करना। मैं बता रहा हूं मेरे पिछले साल के क्वेश्चंस थे जो कि पिछले साल बहुत ज्यादा टैली किए थे, 80% के आसपास में क्वेश्चन बहुत टैली किए थे, तगड़ा किए थे, जो मेरे स्टूडेंट्स थे उन्होंने बताया था, और मैं भी क्वेश्चन प्रेजेंट किया था उस टाइम पे, देखा था। तो इस बार फिर से क्वेश्चन वही इस तरह से कुछ बनाऊंगा टेस्ट सीरीज के हिसाब से। तो चाहो तो हम इसको जितना ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर करवा सको करो, मैक्सिमम रीच बन सके, और इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करो, और कुछ भी
चीज़ें आपको नहीं अगर आती हैं तो आप उनको कमेंट पे आप मेंशन करो, ताकि मैं उस चीज़ को वापस चाहो तो इसी वीडियो पे आपको डाउट क्लियर करूँ, या तो फिर नेक्स्ट वीडियो बना के आपको उसमें उन सब सारी चीज़ों को मेंशन मतलब क्लियर कर दूंगा अच्छे से। बस मेरे को जैसा भी है आप कोशिश करना, इसको इस वीडियो को अच्छे से ढंग से देखो, और इस चीज़ को वापस एक बार अच्छे से आप पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करना। आपकी हर एक डाउट इस चैप्टर से रिलेटेड जितने होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, आई गारंटेड। तो मैक्सिमम रीच बनाने के लिए शेयर करना, और आपकी पढ़ाई करो अच्छे से। ऑल द बेस्ट। तो ठीक है, थैंक यू।